हेलो बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कैपिटल गेन का टॉपिक है ना। और हम लोगों ने लास्ट क्लास में बहुत बेसिक बातें सीखी थी कि कैपिटल गेन क्या होता है, कैपिटल एसेट क्या होते हैं, ट्रांसफ़र क्या होता है, कॉस्ट है ना, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने सीख ली थी। तो आज की क्लास में हम लोगों को सीखना था हाउ टू कंप्यूट कैपिटल गेन। हमने ये तो समझ लिया कि कैपिटल गेन है क्या। अब आज की क्लास में हमें समझना है कि कैपिटल गेन को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। आज की क्लास में हमें सीखना है कि हम कैपिटल गेन को कैसे कंप्यूट करते हैं। ठीक है सर, तो चलिए सर आगे बात करते हैं। ओके तो मैंने कहा कैपिटल गेन को सर हम 2 पार्ट्स में कैटेगराइज करते हैं। जल्दी से बताओ कौन कौन से 2 पार्ट्स में कैटेगराइज करेंगे। मैम एक होगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, एक होगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, है ना। ओके मैम, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की बात करते हैं। ठीक है सर, ओके सर आइए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के लिए बात करते हैं। तो सबसे पहले कि ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है क्या। तो मैम जब किसी भी शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट को ट्रांसफर करते हैं फॉर कंसिडरेशन इन प्रीवियस ईयर, तो हमें क्या मिलता है, कैपिटल गेन या फिर लॉस भी मिल सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हर बार कैपिटल गेन ही मिलेगा। ठीक है, ओके मैम, तो हमें क्या राइज होगा, कैपिटल गेन। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट को जब ट्रांसफर करते हैं फॉर कंसिडरेशन तो हमें क्या मिलता है, कैपिटल गेन। ठीक है मैम, इतनी बातें तो आती समझ में। अच्छा ठीक है, इतनी बातें आती समझ में। ओके तो अभी क्वेश्चन आपसे पूछ रही हूँ, आप बताइएगा शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट का मतलब क्या, जल्दी से बताओ। लास्ट क्लास में पढ़ाया था ना शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट। शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट का मतलब क्या, जल्दी से बताओ। मैम शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट का मतलब वो एसेट्स जिनको हमने होल्ड किया है नॉट मोर देन 36 मंथ। जिन कैपिटल एसेट को हमने होल्ड किया है नॉट मोर देन 36 मंथ, तो वो एसेट क्या कहलाएंगी, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट कहलाएंगी। और मैम आपने बताया था कि लैंड एंड बिल्डिंग के लिए नॉट मोर देन 24 मंथ, लैंड एंड बिल्डिंग के लिए कितना, नॉट मोर देन 24 मंथ। और शेयर्स के लिए जल्दी से बताओ, शेयर्स के लिए क्या बताया था मैम। शेयर्स के लिए आपने बताया था कि लिस्टेड है या अनलिस्टेड है। अगर लिस्टेड है तो फिर कितना कितना, जल्दी से बताओ कितना, 12 मंथ। और अगर अनलिस्टेड तो कितना, 24 मंथ। याद आ रहा है ना। और अदर सिक्योरिटीज के लिए कितना, अदर सिक्योरिटीज के लिए कितना मैम, अदर सिक्योरिटीज में भी देखेंगे कि लिस्टेड है या अनलिस्टेड है। अगर लिस्टेड है तो 12 मंथ और अगर अनलिस्टेड है तो फिर 36 मंथ। ओ बच्चों को सब याद है, बच्चों को सब याद है। तो आइए सर सीखते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। चलिए सर, अच्छा एक एग्जाम्पल ले ले, एक एग्जाम्पल से सीखते हैं ना। मान लीजिए, अच्छा जल्दी से एक चीज़ और जल्दी से मुझे एक चीज़ और क्लियर करनी है ना आपसे। जल्दी से बताओ, हालांकि जिन्होंने इनकम टैक्स की पहली क्लास पढ़ी उन्हें पता होगा। जल्दी से बताओ हमारा फिनेंशियल ईयर कौन सा है जिसके लिए हम पढ़ रहे हैं, जल्दी से बताओ। अभी हम 2019 के लिए पढ़ रहे हैं ना, 2020 के लिए नहीं। ओके प्रीवियस ईयर बताओ जल्दी से, हमारा प्रीवियस ईयर क्या है, जल्दी से बताओ। 2019 एंड 1920 हमारा प्रीवियस ईयर है। और हमारा असेसमेंट ईयर क्या होगा बेटा असेसमेंट ईयर क्या होगा। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा, हमारे लिए प्रीवियस ईयर का 2019 है, सॉरी फाइनेंशियल ईयर 2019, प्रीवियस ईयर 19 एंड 20 एंड असेसमेंट ईयर 2021। ठीक है सर, ओके 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 मैम। हाँ मैम ये तो आपने अच्छा किया बता के। अच्छा सर आप समझिए, मान लीजिए मैंने कोई घर परचेज किया 2017 में, मैंने एक घर परचेज किया। एक एग्जांपल लेते हैं ना शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के लिए, हम क्या पढ़ रहे हैं, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पढ़ रहे हैं ना। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को कंप्यूट करने का तरीका मैं बताने जा रही हूँ। फिलहाल अभी एग्जांपल देखते हैं, एक एग्जांपल देखते हैं। पहले जो एग्जांपल बता रही हूँ ये एग्जांपल अगर आपको समझ में आ गया देन हम फिर आगे बढ़ेंगे। ओके मैम, ओके मैम। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक घर परचेज किया, 2017 में। ठीक है, मैंने एक घर परचेज किया 2017 में। कितने का परचेज किया, मान लो मैंने एक घर 70 लाख रुपीस का परचेज किया। ठीक है, ठीक है मैम। और मैंने इस घर को
2019 में बेच दिया, मैंने इस घर को 2019 में बेच दिया। जब मैंने घर की सेल की तो मुझे मिले 1 करोड़ रुपीज़। मतलब मैंने एक घर परचेज किया था 70 लाख रुपीज़ में, और जब मैंने इस घर को सेल किया तो मुझे मिले 1 करोड़ रुपीज़। ठीक है, ओके ओके ओके। 2017 में परचेज किया था और 19 में मैंने इसको बेच दिया। अब एक बात बताइए जल्दी से, मुझे निकालना है गेन। गेन का फॉर्मूला क्या? गेन का फॉर्मूला क्या? गेन कैसे निकालते हैं? मैंने कोई चीज़ एक एक्स अमाउंट में परचेज किया, लेस कर दिया जितने में उसको बेचा था। ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या कहा, अब मैं अगर निकालना चाहूँ कि मुझे मुनाफा कितना हुआ, तो क्या मैं अपना मुनाफा निकाल सकती हूँ? जल्दी से बताओ, क्या मैं अपना मुनाफा निकाल सकती हूँ? हाँ मैम, हम मुनाफा निकाल सकते हैं। ठीक है, क्या मैम कितना आपको कंसिडरेशन मिला? बेटे कंसिडरेशन तो मुझे 1 करोड़ मिला, तो मैंने लिखा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन FVC। FVC मेरी कितनी आ गई? 1 करोड़। ठीक है, लेस कर देंगे हम क्या? जितने में परचेज किया। बेटा फुल, यहाँ पे मैं सेल भी लिख सकती थी, लेकिन हम इसको फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन लिखेंगे। उसका रीज़न क्या है ये हम अभी बाद में बताएंगे। ठीक है, फिलहाल अभी तो सिर्फ समझ रहे हैं कि गेन क्या होता है ना। कैपिटल गेन थोड़ा ना सीख रहे हैं, अभी तो गेन सीख रहे हैं कि गेन कैसे निकालते हैं ना। तो मैंने किसी चीज़ को बेचा किसी एक अमाउंट पे, मतलब 1 करोड़ में, तो मैंने वो लिख दिया, लेस कर दिया मैंने कितने में उसको परचेज किया। मैं 70 में किया था ना, लेस कर दी, मुझे कितने का मुनाफा हुआ? 30 लाख का। अच्छा एक बात बताइए, क्या जो हाउस है क्या ये कैपिटल एसेट है? यस मैम, हाँ मैम आपने बताया था ये कि कैपिटल एसेट है। अच्छा, क्या ये सेल ट्रांसफर है? क्या ये सेल ट्रांसफर है? हाँ मैम ये ट्रांसफर है। क्या इस ट्रांसफर के बदले में मुझे ये मिला, ये कंसिडरेशन है? यस मैम। कौन से ईयर में सेल हुई? 2019 में। आई बस समझ में? तो मैम चारों घटनाएं कैपिटल एसेट ट्रांसफर इन प्रीवियस ईयर फॉर कंसिडरेशन क्या आएगा? कैपिटल गेन आएगा। चारों घटनाएं फुलफिल हो गई, इसका मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा? कैपिटल गेन हो जाएगा। ठीक है सर, और क्योंकि ये एसेट को मैंने 2017 में परचेज किया था, 2019 में मैंने इसको बेच दिया, अभी 24 मंथ ही हुए, तो ये क्या हो गया मुन्ना हमारा? ये क्या हो गया जल्दी से बताओ? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। मतलब खैर मैंने अभी शॉर्ट टर्म नहीं बताया, मैंने आपको गेन निकालने का तरीका बताया। मैंने कहा गेन कैसे? भाई किसी प्रॉपर्टी को, किसी एसेट को आपने एक्स अमाउंट में परचेज किया और एक अमाउंट पे बेच दिया, तो जितने में बेचा लेस जितने में परचेज किया था, जितने में परचेज किया था। ठीक है सर, पक्का पक्का ओके। तो जब जितने में बेचा जितने में परचेज किया था, जो हमारे हाथ में आया वो क्या कहलाएगा? वो हमारा मुनाफा कहलाएगा। ठीक है, हमारा गेन कहलाएगा। ठीक है सर, इतनी बातें समझ में आती? क्या करना है यहाँ पे? अब आइए सर देखते हैं फॉर्मूला क्या है, इनकम टैक्स कैसे कहता है, आप कंप्यूट करिए। आइए, ओके, हाउ टू कंप्यूट कैपिटल गेन। अब कैपिटल गेन में मैंने कहा 2 तरीके के होते हैं, मैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को कंप्यूट करने का तरीका आपको बता रही हूँ। ठीक है सर, आइए, तो मैंने कहा सबसे पहले हम लेंगे फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। आप सर समझिएगा ध्यान से, मैंने यहाँ पे सेल क्यों यूज़ नहीं किया, मैंने यहाँ पे फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन ही क्यों यूज़ किया? हालांकि अभी मैं पूरा नहीं समझा पाऊंगी आपको पूरे चैप्टर में, क्योंकि धीरे धीरे आता जाएगा टर्म और मैं आपको समझाती जाऊंगी। जैसे ट्रांसफ़र का मतलब तो मैंने बहुत कुछ बताया था। क्या ट्रांसफ़र का मतलब सिर्फ सेल बताई थी मैंने? नहीं नहीं मैम, आपने ट्रांसफ़र का मतलब तो बहुत सेल बताया था, कंपल्सरी एक्विजिशन बताया था, रेलिंक्विशमेंट, नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट, ये सभी चीज़ें बताई थी ना मैंने। ठीक है, तो समटाइम्स ऐसा सेल, अगर मैं सेल लिख दूंगी, हर बार मैं सेल लिखूंगी तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। आई बात समझ में? मैंने किसी कैपिटल एसेट को ट्रांसफर किया फॉर कंसिडरेशन, तो कंसिडरेशन में मुझे जो मिला, ठीक है, तो वो मैं लिखूंगी सबसे पहले और लेस कर दूंगी कितने में मैंने एक्वायर किया। तो अगर मैं सिर्फ सेल लिखती हूँ तो ट्रांसफर का मीनिंग बहुत लिमिटेड हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए मैं क्या लिखूंगी सर यहाँ पे? फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, क्योंकि सेल करने से ही नहीं हमेशा कंसिडरेशन आता, बहुत सारी चीज़ों से कंसिडरेशन मिलेगा। ओके, तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। अच्छा, लेस कर देंगे, क्या लेस? सोचो सोचो सोचो, ये फॉर्मूला आप हाइड कर लो और सोचो सोचो क्या लेस करेंगे?
गेन निकालने के लिए मैम वेरी सिंपल, जितने में मैंने उसको परचेज किया, एक्वायर, परचेज नहीं बेटे, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन यूज करेंगे, एक्वायर शब्द का हम यूज करेंगे। क्यों? ये धीरे धीरे आगे पता चलेगा कि क्यों। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हो सकता है मुझे कोई चीज़ गिफ्ट में मिली हो, ठीक है, हो सकता है कोई चीज़ मुझे मेरे ग्रैंड माँ से ट्रांसफ़र होके आई हो, तो मैंने उसके लिए भाई मैंने उसके लिए क्या किया, मैंने उसको परचेज तो नहीं किया। हो सकता है मेरी ग्रैंड माँ ने अपनी विल में मेरे लिए घर छोड़ दिया हो, तो वो क्या है, तो वो मेरे लिए क्या हो जाएगा, एक्विजिशन हो जाएगी, मैंने एक्वायर किया, ना कि मैंने उसको वहाँ से परचेज किया। तो परचेज शब्द हम यूज़ नहीं करेंगे, हम क्या यूज़ करेंगे, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। ठीक है, तो अब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का फॉर्मूला, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का फॉर्मूला, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, मतलब कि उस किसी भी कैपिटल एसेट को जो मैंने ट्रांसफर किया है, ट्रांसफर होने पे मुझे क्या मिला है, जो मिला है वो लिख दिया, लेस करेंगे कितने में मैंने उसको एक्वायर किया था। ठीक है मैम, ये लिख दिया। फिर और भी कुछ लेस करेंगे क्या? यस मैम, क्या लेस करेंगे, कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। मान लीजिए मैंने एक घर परचेज किया 2017 में, 2018 में मैंने उस पर एक फ्लोर और बनवा दिया और फिर मैंने उसको बेचा, तो ऑफ कोर्स मैंने 1 करोड़ में घर क्या किया, बेचा, और साथ ही साथ मैंने उस घर को परचेज करने के लिए कुछ पैसे खर्च किए और कुछ इम्प्रूवमेंट करवा दी। तो मेरा जो एक्चुअल गेन है वो कब आएगा, जब इम्प्रूवमेंट लेस होगी तब आएगा। ओके, तो कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट भी हमने क्या कर दिया, उसमें से लेस कर दिया। फिर क्या करेंगे, फिर क्या लेस करेंगे, सेलिंग एक्सपेंसेस। मान लीजिए मैंने मेरे घर को बेचने के लिए किसी ब्रोकर को अपॉइंट किया, तो ऑफकोर्स जो ब्रोकर का जो कमीशन है वो भी क्या कहलाएगा, ऑफकोर्स वो भी तो हमारा एक्सपेंडिचर कहलाएगा, तो वो भी लेस करेंगे। ठीक है, और उसके बाद जो अमाउंट आएगा वो क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को निकालने का फॉर्मूला क्या होता है भाई, क्या होता है फॉर्मूला? हाउ टू कंप्यूट शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। ठीक है, तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। ठीक है, लेस कर देंगे, क्या लेस कर देंगे, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जितने में मैंने उसको परचेज किया, नहीं सॉरी, परचेज नहीं, एक्वायर किया है ना, लेस कर देंगे व्हाट, अगर मैंने कोई कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, मैंने कोई इम्प्रूवमेंट की है वो लेस कर देंगे, है ना। और फिर और क्या लेस कर देंगे मैम, सेलिंग एक्सपेंसेस। ओके, एंड लास्टली जो आएगा ये हमारा क्या कहलाएगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। बोलो आई बात समझ में, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन निकालने का फॉर्मूला समझ में आ गया कि जितने ट्रांसफ़र किया तो फुल वैल्यू ऑफ ट्रांसफ़र किया तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मुझे मिल जाएगा, लेस कर देंगे कितने में उस एसेट को एक्वायर किया था, लेस कर देंगे अगर मैंने कोई इम्प्रूवमेंट की है तो, लेस कर देंगे सेलिंग एक्सपेंसेस अगर मैंने कोई किए हैं तो, एंड जो लास्ट में आएगा वो क्या कहलाएगा मेरा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। बोलो आई बात समझ में, पक्का पक्का? ओके मैम एक एग्जाम्पल करवा दीजिए। आइए सर, बिल्कुल एग्जाम्पल करवाएंगे, बिल्कुल बेटे, आइए। ओके चलिए सर, ये वाला एग्जाम्पल देखते हैं हम, है ना। आइए सर। ओके, मिस्टर एक्स परचेज 1 हाउस 1/7/2017। मतलब कोई मिस्टर एक्स हैं जिन्होंने एक घर परचेज किया है, कब परचेज किया है, 1/7/2017 को परचेज किया। ठीक है, कितने में बेटे परचेज किया, 10 लाख में। क्या लिखेंगे, परचेजिंग वैल्यू या फिर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। बोलो आई बात समझ में, पक्का पक्का, इसको क्या बोलेंगे, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। ठीक है मैम, एंड कंस्ट्रक्टेड इट्स फर्स्ट फ्लोर 1/7/18 बाय इनकरिंग ₹6 लाख। मतलब मिस्टर एक्स ने 6 लाख रुपीस इनकर्ड किया और एक फ्लोर और बनवा दिया। अच्छा, अगर मैंने घर परचेज करने के बाद
कुछ और पैसे उसमें इन्वेस्ट किए हैं, कुछ और पैसे मैंने उसमें लगाए हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे टेक्निकली? मैम कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट बोलेंगे, ये हमने इम्प्रूवमेंट करवाई उसमें। अच्छा ओके। एंड सोल्ड द हाउस 1/5/2019, और हमने इस घर को बेच दिया कब? 1/5/2019 में। जल्दी से काउंट करो कितने महीने हुए। ये शॉर्ट टर्म होगा या लॉन्ग टर्म होगा? मैम अभी 24 मंथ नहीं हुए, आप काउंट कर लेना, ठीक है? 24 मंथ अभी नहीं हुए। अच्छा, लेस देन 24 मंथ है। अगर किसी भी कैपिटल एसेट को हम लेस देन 24 मंथ होल्ड करते हैं तो हमें क्या मिलता है? मैम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन मिलता है। आइए सर कंप्यूट कर लेते हैं। ओके, आप फिगर याद रखिएगा। हमने घर को कितने में बेचा? मैम हमने घर को 70 लाख में बेचा। अच्छा ओके, 70 लाख में बेच दिया मैंने जी मैम। अच्छा, हमने उस घर को परचेज कितने में किया था? मैम हमने परचेज किया था 10 लाख में। अच्छा ओके, तो 10 लाख ये क्या है? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। ये क्या करते हैं? लेस करते हैं ना। फिर क्या हमने और भी कोई खर्चे किए थे? हाँ मैम, हमने 6 लाख रुपीस का एक इम्प्रूवमेंट, एक फ्लोर और बनवाया था, कंस्ट्रक्ट करवाया था। अच्छा, तो क्या ये भी लेस करेंगे? यस मैम। और मैम अगर कोई सेलिंग एक्सपेंसेस हैं तो वो भी लेस कर देंगे। यस मैम। बट सेलिंग एक्सपेंसेस हैं क्या? सेलिंग एक्सपेंसेस नहीं है, सेलिंग एक्सपेंसेस नहीं है, तो फिर हम ये कर देंगे नील। तो आप कितना अमाउंट आया सर हमारे पास? तो हम कंप्यूट कर लेंगे। आप सभी के पास कैलकुलेटर है ना? प्लीज़ कोई फ़ोन से कैलकुलेशन नहीं करेंगे। सर आप लोगों की बड़ी गंदी आदत है, आप लोग फ़ोन से कैलकुलेशन करते नहीं, गलत बात है ना। कैलकुलेटर लेके बैठिए भाई, कैलकुलेटर लेके बैठिए, है ना। 70 लाख माइनस 10 लाख माइनस 6 लाख कितना आ गया? 54 लाख। ओके, ये क्या आ गया हमारा बेटा? मैम ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आ गया, हमारा आ गया, आप लोगों का भी आ गया है ना। चलो ओके, तो हमने ये तो सीख लिया, देखो आंसर में ये है, ठीक है। ओके मैम, आप क्या कंप्यूट करेंगे? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ठीक है सर। सी जी, LTCG, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। मैम गेन ही तो निकालना है क्या? फॉर्मूला अलग अलग है क्या? तरीका अलग होगा क्या? बिल्कुल बेटे बिल्कुल, समझिएगा जरा ध्यान से। देखो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन मतलब किसी भी एसेट को अगर हमने यूज किया है लेस देन 36 मंथ, तो ये क्या आ गया हमारे पास? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आ गया, ठीक है। लॉन्ग टर्म का मतलब ऐसा भी हो सकता है, मैंने एक एसेट को परचेज किया 1980 में और बेचा मैंने कब? 1920 में। 80 में परचेज किया, 1920 में बेचा। फॉर एग्जाम्पल चलो मान लेते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक घर को परचेज किया मैंने 1980 में और इस घर की जो वैल्यू थी वो कितनी थी? 1 लाख रुपीस थी। और मैंने इस घर को 1920 में बेच दिया। मैंने कितने में सेल कर दिया भाई? किस ईयर में सेल किया? 1920 में मैंने इसको सेल कर दिया। कितने में सेल कर दिया? 1 करोड़ में। मान लो 1 करोड़ में मैंने इसको सेल कर दिया, ठीक है। ओके मैम। अच्छा, तो फिर जल्दी से निकालो, कैपिटल गेन निकालते हैं, ठीक है सर निकाल लेते हैं। FVC, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, कितना बेटे? लेस कर देंगे 1 लाख। हाँ मैम, 99 लाख रुपीस का हमारे को क्या हो गया? गेन। मैम ये गलत है। हाँ हाँ बेटे, मैं भी यही कह रही हूँ, ये गलत है, ये गलत है। क्यों गलत है मैम? गेन निकालने का फॉर्मूला तो यही बताया था आपने, बेचा लेस करो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, सेलिंग एक्सपेंसेस, आ गया गेन। नहीं बेटे, हमने एक प्रॉपर्टी को 1980 में परचेज किया है ना, और उस प्रॉपर्टी को हम बेच कब रहे हैं? मैम हम बेच रहे हैं 1920 में। बेटे 1 लाख रुपीस हमने खर्च किए थे 1980 में। उन पैसों की आज की वैल्यू नहीं निकालोगे कि 1 लाख की 1980 में जो वैल्यू थी वो 2019 में क्या होगी? हमें कल के पैसों की आज की वैल्यू निकालनी पड़ेगी भाई, है ना। 1980 में हमने 1 लाख रुपए खर्च किए थे, 1980 के 1 लाख रुपए की वैल्यू आज 2019-20 में क्या होगी? हमें ये निकालना पड़ेगा,
तब जाके हम एक्चुअल एग्जैक्ट सही कैलकुलेशन कर पाएंगे। अच्छा मैम, तो हमें 1980 के जो 1 लाख रुपए हैं उनकी वैल्यू निकालनी है आज की डेट में, कल के पैसों की आज क्या वैल्यू है भाई, ये निकालना है। कैसे निकालेंगे मैम? वही तो बताना है, वही तो बताना है बेटा, हम इंडेक्सेशन करेंगे, इंडेक्सेशन करेंगे, ठीक है। आइए इससे बात करते हैं। देखिए ओके, आप अपनी बुक के पेज नंबर 13 पे आइएगा, है ना। ये देखिए सर, आपकी बुक पे इंडेक्स एक दे रखा होगा, दे रखा है, और ये इंडेक्स कहाँ से दे रखा हमारे को, 2001-2 से दे रखा है, और ये कहाँ तक दे रखा है, प्रीवियस ईयर 2019 एंड 2020 तक दे रखा है ना। तो क्योंकि यही हमारा प्रीवियस ईयर होगा तो प्रीवियस ईयर का इंडेक्स हमारे को दे रखा है, ठीक है सर। तो ये हमारे को यहाँ तक दे रखा है, ठीक है। अब कैसे करना है इंडेक्शन, आइए सर बात करते हैं। आइए, दिख रहा है, आप सभी को दिख रहा है? ओके, आइए देखिएगा। Long term capital gain shall also be computed in a similar manner instead of cost of acquisition and cost of improvement. Index cost of acquisition and index cost of improvement shall be taken. मतलब फॉर्मूला वही, ठीक है, फॉर्मूला वही लगाना है, बट कुछ चीजें बदल जाएंगी भाई। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जब हम कंप्यूट करते थे तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को कंप्यूट करते समय हम कोई इन्फ्लेशन, तो 36 मंथ में कोई इतना इन्फ्लेशन आता नहीं है, तो वहाँ पे इंडेक्सेशन करने की आवश्यकता हमें नहीं पड़ती है। मगर किसी भी कैपिटल एसेट को अगर हमने होल्ड किया है मोर देन 36 मंथ तो ऑफ कोर्स इन्फ्लेशन आएगा, है ना, ज़्यादा इन्फ्लेशन आ जाता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इंडेक्सेशन करते हैं, कल के पैसों की आज की वैल्यू निकाल लेते हैं, है ना। तो अब यहाँ पे फॉर्मूला वही है भाई, गेन निकालने का फॉर्मूला वही होगा जो हमने पहले देखा था, बस कुछ चीजें बदल जाएंगी। जैसे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, ऑफ कोर्स यहाँ पे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नहीं लेंगे हम, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेंगे, ठीक है। और कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट नहीं, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट लेंगे, ठीक है। आइए सर देखते हैं क्या फॉर्मूला होगा भाई। तो वेरी सिंपल मैम, किसी भी कैपिटल एसेट को जब हम ट्रांसफर करते हैं तो ट्रांसफर करने पे हमें क्या आता है, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन लेस करेंगे इससे क्या, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अब ये कैसे निकलता है ये मैं अभी बताती हूँ, बस 1 मिनट इंतजार करेंगे। लेस करेंगे इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, लेस करेंगे इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, लेस करेंगे इंडेक्स, नहीं मैम नहीं, सेलिंग एक्सपेंसेस तो बेटे हम उस साल कर रहे होंगे जिस साल हम उस एसेट को ट्रांसफर कर रहे होंगे। तो क्या सेलिंग एक्सपेंसेस का इंडेक्सेशन होगा, सेलिंग एक्सपेंसेस का इंडेक्सेशन होगा? नहीं, सेलिंग एक्सपेंसेस का इंडेक्सेशन नहीं होगा, क्योंकि सेलिंग एक्सपेंसेस हम उस साल खर्च करते हैं, उस साल करते हैं जिस साल प्रॉपर्टी या एसेट ट्रांसफर हो रही होती है, ठीक है सर। तो इंडेक्सेशन किसका करेंगे, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को और कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट का, लेकिन सेलिंग एक्सपेंसेस का कभी भी इंडेक्सेशन नहीं होता है, प्लीज ध्यान रखेंगे, है ना, गड़बड़ करके नहीं आना आप लोगों को। ओके मैम, सेलिंग एक्सपेंसेस लेस किया एंड जो आ गया वो क्या आया हमारे पास, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। सर यहाँ पे फॉर्मूला दे रखा है आपको, कैसे आपको इंडेक्सेशन करना है। आई इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे निकालते हैं, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे निकालते हैं। तो भाई कितने गुना महंगाई बढ़ गई, कल के पैसों की आज की वैल्यू कितनी आई। तो सर ध्यान रखिएगा, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का फॉर्मूला, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन CO कितना है आपका, COA कितना है आपका, इनटू इंडेक्स ऑफ द ईयर इन विच एसेट वाज ट्रांसफर्ड, उस साल का इंडेक्स जिस साल एसेट क्या हो रही है, ट्रांसफर हो रही है, ठीक है। ट्रांसफरिंग ईयर का इंडेक्स डिवाइडेड बाय कौन सी ईयर का, इंडेक्स ऑफ द ईयर इन विच एसेट वाज परचेज। जल्दी से ध्यान रखेंगे, कॉस्ट ऑफ इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे निकालेंगे, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे निकालेंगे, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इनटू इंडेक्स ऑफ द ईयर इन विच द एसेट वाज ट्रांसफर, जिस ईयर एसेट को ट्रांसफर कर रहे हैं
उस साल के ईयर से इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब कल के पैसों की आज की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है, एंड डिवाइड बाय क्या कर देंगे, इंडेक्स ऑफ द ईयर इन विच एसेट वाज परचेज्ड। पक्का पक्का। अच्छा, यही सेम टू सेम किस में करना है, इम्प्रूवमेंट में करना है। कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट का क्या तरीका है, देखिएगा, इंडेक्स ऑफ द ईयर इन विच एसेट वाज ट्रांसफर एंड डिवाइड बाय इंडेक्स ऑफ द ईयर इन विच कॉस्ट वाज इनकर्ड। जिस साल पैसे खर्च किए, जिस साल इंप्रूवमेंट किया, उससे डिवाइड और मल्टीप्लाई बाय किससे, जिस डेट को, जिस ईयर को आपने क्या किया, एसेट को ट्रांसफर किया। पक्का पक्का। ओके मैम, ओके मैम। एक बार फिर से समझते हैं प्लीज। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन निकालने के लिए वेरी सिंपल, क्या करेंगे, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन है ना, और लेस कर देंगे उससे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, लेस कर देंगे कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, लेस कर देंगे सेलिंग एक्सपेंसेस, और ये हमारा आ गया शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, ठीक है। और अब हम क्या करेंगे, लॉन्ग टर्म के लिए क्या करेंगे हम, लॉन्ग टर्म के लिए भाई वेरी सिंपल, सबसे पहले हमने क्या लिखा, FVC, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, लेस कर देंगे क्या, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। वहाँ पे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन था, यहाँ पे क्या है, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, लेस कर देंगे इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, ठीक है। वहाँ पे क्या था, इम्प्रूवमेंट, कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, यहाँ पे क्या, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ, कल के पैसों की आज की वैल्यू क्या है। और अगर हमने कोई क्या किए हैं, सेलिंग एक्सपेंसेस किए हैं, तो सेलिंग एक्सपेंसेस को हम लेस कर देंगे। क्या सेलिंग एक्सपेंसेस का इंडेक्सेशन होगा, नहीं नहीं, सेलिंग एक्सपेंसेस तो उसी साल खर्च करते हैं जिस साल एक्चुअली में प्रॉपर्टी या एसेट ट्रांसफर हो रही होती है, ठीक है मैम। एंड लास्टली जो हमारे को मिलेगा वो क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा जल्दी से बताने का, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। बोलो आई बात समझ, पक्का पक्का आई बात समझ में, पक्का। मैम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करवा दो, प्रैक्टिकल क्वेश्चन करवा दो। आइए सर प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं। चलिए सर, सबको दिख रहा है ये क्वेश्चन, सब लोग अपनी अपनी बुक खोल लीजिएगा, है ना, एग्जाम्पल हम करने जा रहे हैं, ठीक है। मिस्टर एक्स परचेज्ड, ये सेकंड एग्जाम्पल, मिस्टर एक्स परचेज्ड वन हाउस 1/7/2015 फॉर ₹10 लाख। कोई मिस्टर एक्स हैं जिन्होंने एक घर परचेज किया 1/7/2015 को, है ना, एंड कंस्ट्रक्टेड फर्स्ट फ्लोर 1/7/2016 बाय इनकरिंग ₹6 लाख, 6 लाख रुपए इन्होंने उस पर कुछ खर्चे कर दिए, एक फर्स्ट फ्लोर बना दिया। एंड सोल्ड हाउस 1/5/2019। जल्दी से जोड़ें, कितने महीने हुए, कितने महीने हुए मैम, ये तो 24 मंथ से ज़्यादा हो गया। अगर ये 24 मंथ से ज़्यादा हो गया सर, ये क्या हो जाएगा मैम, ये लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट होगा। अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है तो कौन सा कैपिटल गेन कंप्यूट होगा मैम, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कंप्यूट होगा। अच्छा, फिर बेचा कितने में, 80 लाख रुपीज़ में इन्होंने क्या कर दिया है, बेच दिया है। अच्छा, एंड इन्वेस्टेड 2 लाख इन NSC। NSC ये अभी हमें ट्रीटमेंट नहीं करना है बेटे, एक्चुअली ये 80C की डिडक्शन है, ठीक है, लेकिन डिडक्शन चैप्टर तो अभी हमने पढ़ा ही नहीं, तो हम नहीं कर पाएंगे, तो अभी मैं आपको ये टॉपिक नहीं करा रही, ठीक है। ओके, कंप्यूट द इनकम, जल्दी से बताओ अब इनकम, ध्यान दीजिएगा। हाउस इज सोल्ड आफ्टर 2 ईयर, आप कैलकुलेट करिएगा, है ना, 2015 से 2016 12 महीने, 16 से 17 12 महीने, 17 से 18 12, तो मोर देन 24 मंथ निकल गया, है ना। तो हाउस इज सोल्ड आफ्टर 2 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज, हेंस एसेट इज अ लॉन्ग टर्म। पक्का पक्का ये बात समझ में आती है, ये वाली एसेट कौन सी है, लॉन्ग टर्म है, तो कौन सा कैपिटल गेन कंप्यूट होगा, लॉन्ग टर्म। अब 2 मिनट रुकिएगा मैम, आपने जो इंडेक्सेशन हमें दिखाया था, हाँ ठीक है, तो मैम क्या ये हमें याद करना पड़ेगा, क्या ये हमें याद करना पड़ेगा, इतना सारा याद करना पड़ेगा, नहीं। Students need not learn the above index that it will be given in the
क्वेश्चन पेपर, ये आपके एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर में दिया होगा, ठीक है। इसलिए आपको इंडेक्स, ये जो इंडेक्सेशन है ये आपको याद नहीं करना, ये इंडेक्स आपको याद नहीं करना, ये इंडेक्स आपको याद नहीं करना है। इंडेक्सेशन जब आपको करना होगा ना तो वहाँ पे ये आपके क्वेश्चन पेपर में आ जाएगा, ठीक है सर। ओके 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 मैम, ठीक है, पक्का आ जाएगा। हाँ मैम पक्का आ जाएगा। चलो अब मुझे एक बात बताओ भाई, यहाँ पे मुझे कौन कौन सी ईयर का इंडेक्स देखना होगा, कौन कौन सी ईयर का इंडेक्स होगा, जो ईयर का हो वो मैं लिख लेती हूँ, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सर 2015 में मैंने परचेज किया है ना, 2001-7-2015, इसका मतलब ये कौन सा ईयर चल रहा होगा, ये 15-16, तो मुझे एक 15-16 का इंडेक्स चाहिए। और कौन से ईयर का इम्प्रूवमेंट, कौन से ईयर में हुई है भाई, एक साथ, तो मुझे 16-17 का चाहिए, मुझे 16-17 का चाहिए, मुझे 16-17 का भी चाहिए, मतलब 15-16, 16-17 का मुझे मिल जाए। और मुझे कौन सा चाहिए, 19-20 का भी मुझे चाहिए, है ना। 19-20 का चाहिए कि नहीं चाहिए, जल्दी से बताओ। नहीं मैम 19-20 का हमें क्यों चाहिए, गुड बॉय। आइए सर, चलिए अब हम इस फॉर्मेट में जल्दी से हम उसको पुट करते हैं, ठीक है। आइए सर, ओके मैंने कितने में घर को बेचा, जल्दी से बुक में देख के बताओ, कितने में बेचा, जल्दी से बताओ, ठीक है। अब मुझे कॉस्ट, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ लेस करना है मुझे, क्या, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मुझे लेस करना। मैंने कितने में परचेज किया था घर, मैंने परचेज किया था घर को 10 लाख रुपए में, बोलो जल्दी से, मैंने कितने में परचेज किया था घर को, मैंने परचेज किया था 10 लाख रुपए में मैंने घर को परचेज किया था। अब मुझे क्या करना है, इनटू ट्रांसफरिंग ईयर, ओके ओके ओके, मुझे ट्रांसफरिंग ईयर का इंडेक्सेशन चाहिए। आइए सर, ट्रांसफरिंग ईयर, कौन से ईयर में ट्रांसफर किया, बुक में लिखा होगा, क्वेश्चन में लिखा होगा, कौन से ईयर में ट्रांसफर किया। मैम यहाँ पे तो नहीं लिखा है कौन से ईयर में लिखा हुआ है। एंड सोल्ड द हाउस 1/5/19, इसका मतलब मुझे 19-20 का इंडेक्स चाहिए, क्योंकि ट्रांसफरिंग ईयर हमेशा हम कॉस्ट, देखो मैंने आपको तरीका बताया था ना, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकालने का वो तरीका, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इनटू इंडेक्स ऑफ द ईयर इन विच द एसेट वाज ट्रांसफर, तो ट्रांसफरिंग ईयर का चाहिए, कौन सी ईयर में सेल हुआ, 19-20 में, तो 19-20 का मुझे इंडेक्स चाहिए। मैम आइए देखना, बताइए जल्दी से, कैसे देखते हैं, 19-20 का क्या है, 289, ओके मैम, ओके मैम 289, तो 10 लाख इंटू ट्रांसफरिंग ईयर इंडेक्स कितना है 289, डिवाइड बाई कितना, डिवाइड बाई मैम परचेजिंग ईयर, जिस ईयर हमने एसेट को एक्वायर किया उस ईयर का, ओके कौन से ईयर में एक्वायर किया है मैम, हमने 15-16 में एक्वायर किया है, 15-16 नहीं नहीं बेटे 16-17 में किया है, 15-16 में किया है, ओके अगर 15-16 में किया तो 15-16 का इंडेक्स देखो जल्दी से, 15-16 का इंडेक्स देखो कहाँ गया, 15-16, ओके मैम 254, चलो जल्दी से 254 लिख लेते हैं, डिवाइडेड बाई 254, कैलकुलेट करके मुझे बताओ कि कितना आया, तब तक मैं दूसरा करती हूँ। अच्छा कैलकुलेट कर लेती हूँ मैं, चलो जल्दी से बताओ कितना आया, कैलकुलेट करके बताओ, 10 लाख इंटू 289 डिवाइडेड बाई 2, गड़बड़ हो गई, 10 लाख इंटू 289 डिवाइड बाई 254, कितना आ गया, कितना आ गया जल्दी से बताओ, 11,37,795 है ना, 0.28, ओके मैम ये आ गया, पक्का पक्का, ठीक है। फिर क्या करेंगे, लेस कर देंगे, अब और क्या लेस करेंगे बेटा, क्या लेस करेंगे मैम, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट लेस करेंगे, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट लेस करेंगे, जल्दी से बताओ इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट क्या होगा, कितने का इम्प्रूवमेंट करवाया मैम, 6 लाख रुपीस का, 6 लाख रुपीस का आपने इम्प्रूवमेंट करवाया, तो ओके ट्रांसफरिंग ईयर का इंडेक्स बताओ जल्दी से, ट्रांसफरिंग ईयर का इंडेक्स कितना मैम 289, ओके कौन से ईयर में हुआ है, कौन से ईयर में हुआ मैम 16-17 में, तो 16-17 264, तो डिवाइडेड बाई कितना 264, जल्दी से बताओ ये कितना आएगा,
6 लाख इंटू 289 डिवाइडेड बाई 264 कितना आ गया, जल्दी से बताओ। 6,56,818.18, ठीक है। और ये जल्दी से लेस करके बताओ कितना आएगा। $80 लाख माइनस 11,37,795.28 माइनस 6,56,818.18 कितना आ गया बेटे, जल्दी से बताओ तुम। 62 लाख, मेरा तो आ गया 62,05,390। बोलो आई बात समझ में आ गया, पक्का पक्का आ गया। 0.54 भी आया है ना, ये आ गया सभी का, सभी का ये आ गया, बोलो 62,05,390.54 आ गया ये सबका। यस मैम, हाँ जी सर, अगर ये आया तो ये सही है पक्का। तो इंडेक्सेशन करना आया मैम, एक क्वेश्चन और करवा दो। अच्छा चलो एक क्वेश्चन और करवा देते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने अभी किया था ये वाला एग्जाम्पल, ठीक है। अब हम करेंगे एक इलस्ट्रेशन, चलिए सर आइए। तो मिस्टर एक्स, अब जल्दी से देखते हैं और समझते जाते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन अच्छे से करेंगे। मिस्टर एक्स परचेज 1 हाउस ऑन 1/7/2002। बेटा परचेज किया, अभी मैंने आपको बताया था परचेज को क्या बोलते हैं हम, मैम परचेज को बोलते हैं कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। ओके, तो मिस्टर एक्स ने 1/7/2002 को एक घर परचेज किया 3,50,000 में, पक्का, ठीक है मैम। ही कंस्ट्रक्टेड इट्स फर्स्ट फ्लोर ऑन 1/10/2011। तो मिस्टर एक्स ने इस घर को क्या किया, इस घर पे कंस्ट्रक्शन करवाया, मतलब इंप्रूवमेंट करवाई है कुछ ना कुछ, है ना। कितने की करवाई इंप्रूवमेंट मैम, 4 लाख। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, पक्का पक्का, यस मैम। एंड कंस्ट्रक्टेड इट्स सेकंड फ्लोर ऑन 1/10/2012। मैम फिर से इन्वेस्टमेंट किया है, बिल्कुल सही बात, फिर से इंप्रूवमेंट किया, सॉरी फिर से इंप्रूवमेंट किया। मैम इसको भी क्या बोलेंगे, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, बिल्कुल। ये तो डेट है बेटा, यहाँ पे 6 लाख रुपीज है ना, तो ये क्या आ गया, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। एंड थर्ड फ्लोर 1/10/2014। ओके, मतलब फिर से इन्होंने फिर से कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, फिर से खर्च के पैसे इंप्रूवमेंट करवाई, मतलब इन्होंने 2002 में परचेज किया है, फिर 2011 में इंप्रूवमेंट करवाई है, 2012 में इंप्रूवमेंट करवाई है और 2014 में इंप्रूवमेंट करवाई है, मतलब इन्होंने 3 बार इंप्रूवमेंट करवाई। तो हमें 3 बार इंडेक्सेशन कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट 3 बार निकालना पड़ेगा। मैम एक साथ नहीं नहीं नहीं, एक साथ कैसे निकाल दोगे नालायको, एक साथ कैसे निकाल दोगे, ईयर चेंज, इंडेक्स चेंज हो जाएगा, है ना। चलो, एंड इतना क्वेश्चन भी परेशान हो गया और लिखा है फाइनली सोल्ड द बिल्डिंग ऑन 1/1/2020। कौन सी ईयर में बेच दिया, कौन सी ईयर में बेच दिया मैम, 1920 में बेच दिया, प्रीवियस ईयर 1920 में बेच दिया, फॉर रुपीज कितना, 1,20 लाख। एंड सेलिंग एक्सपेंसेस वो 2%। ओके, सेलिंग एक्सपेंसेस आ गया, सेलिंग एक्सपेंसेस आ गया। अच्छा बच्चों एक बात बताओ, ये तो मैंने बताया नहीं, सेलिंग एक्सपेंसेस किस पे निकालेंगे, किस पे कंप्यूट करेंगे, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन पे, नहीं नहीं, ब्रोकर कहता है देखो भाई साहब, आपने अपने घर को सेल कराने का जिम्मेवारी मेरे को दे रखी है, जितने का सेल होगा उसका 1%, 2%, 4%, 5% लूंगा, आई बस समझ में। तो जो ब्रोकरेज है, जो सेलिंग एक्सपेंसेस है, वो किस पे कंप्यूट करते हैं हम लोग, किस पे कैलकुलेट करते हैं मैम, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन पे, जितने पे प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई है उस पे करते, ठीक है, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, ठीक है। अच्छा ओके, चलिए सर स्टार्ट करें, एक बार फिर से पढ़ ले। हाँ मैम एक बार फिर से पढ़ लीजिए। ओके, कोई मिस्टर एक्स है, ये बात समझ में आई, हाँ हाँ मैम आगे बढ़ो।
कोई मिस्टर एक्स है, उन्होंने एक घर परचेज किया है 1/7/2002 को 3,50,000 में। 3,50,000 को टेक्निकली हम लोग क्या बोलते हैं मैम? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बोलते हैं। अच्छा ठीक है। ही कंस्ट्रक्टेड इट्स फर्स्ट फ्लोर ऑन 1/10/2011। इसने 1/10/2011 को एक फ्लोर बनाया, मतलब उस पर कुछ कंस्ट्रक्शन करवाया। फ्लोर तो नहीं लिखा है, कंस्ट्रक्शन लिखा है। इसको क्या बोलेंगे मैम? ये इम्प्रूवमेंट होती है ना, बाद में खर्च किए तो। एंड कंस्ट्रक्टेड सेकेंड फ्लोर 1/10/2012। अच्छा मैम ये भी क्या है? कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट 6 लाख रुपीज़ की। एंड 1/10/2014 को भाई फिर से इन्होंने क्या किए? कुछ इम्प्रूवमेंट करवाई है 7 लाख रुपीज़ की। एंड फाइनली सोल्ड द बिल्डिंग 1/1/2020 को कितने की बेटे? फॉर रुपीज़ 1,20,00,000, है ना? ठीक है। और अब हमें कंप्यूट करना है क्या? कैपिटल गेन। अच्छा इस पे सेलिंग एक्सपेंसेस भी कितने हैं? 2% के। अच्छा इसमें दे भी रखा है, चलो, ऑफ द सेल प्राइस। सेलिंग एक्सपेंसेस किसके? ऑफ द सेल प्राइस 2%। ठीक है, पक्का तैयार हो आप लोग? चलो जल्दी से देखते कौन सबसे पहले कंप्यूट करता है। कौन सबसे पहले कंप्यूट करता है? ओके 1 2 3 4 जल्दी से कंप्यूट करो, जल्दी से। कौन सबसे पहले कंप्यूट करता है? देखते हैं। चलिए सर आइए। ओके तो सबसे पहले क्या लिखती हूँ? सबसे पहले क्या? फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, है ना, FVC। ठीक है, कितना है बेटा? मैम 1,20,00,000। ओके 120 लाख। ठीक है, लेस करेंगे बेटे क्या? मैम इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का फॉर्मूला क्या? फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इनटू ट्रांसफरिंग ईयर इंडेक्स। ठीक है, मैं डायरेक्टली आपको क्वेश्चन लगाती हूँ। ठीक है, ओके तो कितने की वैल्यू का भाई हमने परचेज किया था घर? हमने 3,50,000 का। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितनी है हमारी? 3,50,000 इनटू ट्रांसफरिंग ईयर का इंडेक्स। अब कौन से ईयर में ट्रांसफर भाई सॉरी हाँ कौन से ईयर में इसको बेच रहे हैं? मैम 1920 में बेच रहे हैं, तो इनटू क्या कर लेंगे? ट्रांसफरिंग ईयर का इंडेक्स। ट्रांसफरिंग ईयर का इंडेक्स अभी मैंने आप लोगों को करवाया था, याद हो गया कि नहीं याद हो गया? 289। पक्का पक्का बोलो जल्दी से, 289 ना? ओके मैम, यस मैम। अब कौन से ईयर का? डिवाइड बाई क्या मैम? एक्विजिशन ईयर का इंडेक्स। कौन से ईयर में एक्विजिशन हुआ है? जल्दी से देखो भाई, कौन सी ईयर में एक्विजिशन हुआ है? ओके मैम, कौन सी ईयर में हुआ है? 1/7/2002। इसका मतलब है 2002 एंड 3। ठीक है, ओके 2-3 का इंडेक्सेशन देखना पड़ेगा हमारे को। चलो आओ देखते हैं। 2-3 का इंडेक्स कितना है? 105। तो डिवाइडेड बाई कितना? 105। चलो ये कंप्यूट करो और कंप्यूट करके मुझे बताओ कि कितना आएगा। मैम आप भी कंप्यूट करो ना हमारे साथ। अच्छा ठीक है, 3,50,000 इंटू 289 डिवाइडेड बाई 105 कितना आ गया? कितना आ गया जल्दी से बताओ? 9,63,333.33। पक्का पक्का ये सबका आ गया? यस मैम। तो ये हो गया इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अब क्या लेस करेंगे मैम? अब लेस करेंगे इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। 3 इम्प्रूवमेंट हुई है ना बेटे? 3 इम्प्रूवमेंट हुई है, तो चलो एक एक करके। ये फर्स्ट इम्प्रूवमेंट है ना? कौन सी ईयर में हुई और कब कब हुई जल्दी से देखते हैं। ही कंस्ट्रक्ट फर्स्ट फ्लोर ऑन 1/10/2011। इसका मतलब कौन सी ईयर में? 11-12 की बात कर रहे हैं ना बेटा? ये किसकी बात कर रहे हैं? 11-12 की। तो मुझे 11-12 का इंडेक्स चाहिए होगा। कितने में किया है इन्होंने? 4 लाख। 4 लाख मतलब कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट इंटू ट्रांसफरिंग ईयर
289 डिवाइडेड बाई कौन से ईयर का करना है मुझे, कौन से ईयर का करना है, 11-12 का। आइए सर 11-12 का इंडेक्स देखते हैं। 11-12 का इंडेक्स, ओ 184 मैम, 184 184 184। जल्दी से कैलकुलेट करके मुझे बताओ कि कितना आएगा। अच्छा ठीक है, 4 लाख इंटू 289 डिवाइडेड बाई 184 कितना आ गया, जल्दी से बताओ कितना आ गया। 6 लाख कितना आ गया, 28,260.87। बोलो ये आया कि नहीं आया। यस मैम, हमारा भी आ गया, हमारा भी आ गया। वाह ओके, ये तो पहली इम्प्रूवमेंट हो गई ना, अभी दूसरी इम्प्रूवमेंट निकालो जल्दी से। ओके दूसरी इम्प्रूवमेंट कब की है, दूसरी इम्प्रूवमेंट कब की है मैम, दूसरी इम्प्रूवमेंट की है 12-13 में, 12-13 में 6 लाख की, 12-13 में, तो 6 लाख है ना, इंटू क्या करेंगे जल्दी से बताओ, इंटू 6 लाख इंटू क्या करेंगे, ओ ज़्यादा जीरो लग गए बेटा, जीरो पे मेरा कंट्रोल नहीं होता है। 6 लाख इंटू 289 डिवाइडेड बाई कौन से ईयर का, जल्दी से बताओ कौन से ईयर का, 12-13 का, 12-13 का इंडेक्स, जल्दी से बताओ 12-13 का इंडेक्स कहाँ है, 12-13 जल्दी से देखो, 12-13 का इंडेक्स कितना है, 200। वाह 200, जल्दी से कैलकुलेट करके मुझे बताओ कि कितना आएगा। कौन सबसे पहले बताएगा, देखती हूँ कौन सबसे पहले बताएगा। 6 लाख इंटू 289 डिवाइडेड बाई 200 कितना आ गया, जल्दी से बताओ। 8 लाख जल्दी से बताओ, 67,000। पक्का पक्का यही आ रहा है, यस मैम। ये तो दूसरी इम्प्रूवमेंट हुई ना, अभी तीसरी इम्प्रूवमेंट और बची है। अच्छा मैम, अब ये बच्चे करके बताएंगे, मैं तो कर ही रही हूँ, बच्चे भी करेंगे ना। चलो तीसरी इम्प्रूवमेंट, कितने की इम्प्रूवमेंट हुई थी भाई, जरा देखते हैं कितने की इम्प्रूवमेंट हुई थी। 7 लाख की, और कब हुई थी, 14-15 में। 7 लाख की हुई थी और कब हुई थी, 14-15 में। आइए सर बात करते, 7 लाख की हुई थी और 14-15 में हुई थी। तो 7 लाख इंटू ट्रांसफरिंग ईयर इंडेक्स, ट्रांसफर कौन से ईयर में हुआ, 289 डिवाइडेड बाई कौन से ईयर का, 14-15 का। ओ 14-15 का जल्दी से इंडेक्स देखो कितना आएगा, 14-15 240 है ना। चलो डिवाइड बाई 240 करो कैलकुलेट फटाक से। 7 लाख इंटू 289 डिवाइडेड बाई 240 कितना आया बेटे, जल्दी से बताओ। 8,42,916.67। बोलो यही आ गया सबका, यस मैम यही आया। अच्छा ओके, अभी और भी कुछ है, वाह अभी कैलकुलेट करें, नहीं मैम रुको, सेलिंग एक्सपेंसेस है, सेलिंग एक्सपेंसेस कितने, सेलिंग एक्सपेंसेस मैम ये हो गया। अब इसके बाद सेलिंग एक्सपेंसेस कितने, 2%, 2% किसका, सेल कंसिडरेशन का, जल्दी से बताओ। तो 1,20,00,000 का 2% कितना आएगा, जल्दी से भाई कोई कंप्यूट करके बताओ। क्या ये आ जाएगा 2,40,000, एक बार कंप्यूट कर लेंगे बेटे आप, है ना। चलो मैं कर लेती हूँ एक बार। 1,20,00,000 इंटू 2%, हाँ सही है। चलो अभी आप मुझे इसको कंप्यूट करके बताओ कितना आएगा, जल्दी से कंप्यूट करो। एक करोड़ 20,00,000 माइनस 9,63,333.33 माइनस 6,28,260.87 माइनस 8,67,000 माइनस 8,42,916
0.67 माइनस 2,40,000। कि बेटा बैटरी चली गई थी। अब आप लोग बोलोगे मैम सर की क्लास में तो नहीं होता है, आप ही की क्लास में बैटरी जाती है ना। चलिए कितना आया भाई, जल्दी से बताओ भाई कितना आया। मेरा तो आ गया, मेरा कितना आया फिर से करना पड़ेगा, करके बताओ जल्दी से। 84,58,489.13 यही आया। एक बार फिर से कैलकुलेट कर लेंगे, देखिए कहीं मिस्टेक तो नहीं है। एक बार फिर से करते हैं ना, 1,20,00,000 माइनस 3 628,260.87 माइनस 8,67,000 माइनस 8,42,916.67 माइनस 84,58,489.13। ठीक है सर, बेटा सही है, बिल्कुल सही है, बस मैं क्रॉस चेक कर रही थी कहीं कुछ। ओके देखो कितना है यहाँ पे, आ गया सर आप लोगों का। चलिए तो हमने ये सीख लिया कि कैपिटल गेन को कैसे कंप्यूट करते हैं ना, हमने तरीका सीख लिया कि कैपिटल गेन को कैसे कंप्यूट करते हैं, ठीक है। अच्छा जरा इस टेबल को देखिए। मैम हाँ बोलो क्या मैम, यहाँ पे एक दिक्कत है। क्या दिक्कत है मैम? जो इंडेक्स दे रखा है वो ईयर 2001-2 से दे रखा है, मतलब 1/4/2001 ऑनवर्ड दे रखा है। और मैम आपने फॉर्मूला बताया कि अगर किसी भी एसेट को हम क्या करते हैं, परचेज करते हैं, अगर किसी भी एसेट को अगर हम ट्रांसफर करते हैं और कैपिटल गेन को हमें कंप्यूट करना है तो इसके लिए हमारे को ट्रांसफरिंग ईयर का इंडेक्स इनटू डिवाइडेड बाय परचेजिंग ईयर एक्विजिशन वाला इंडेक्स करना होगा। अगर हमने कोई भी एसेट 1980 में परचेज की है, 1947 में परचेज की है, तो उसका क्या करेंगे? फिर तो गड़बड़ हो जाएगी क्योंकि हमारे पास इंडेक्सेशन ही नहीं दे रखा है। बढ़िया क्वेश्चन। आइए सर इसका भी ट्रीटमेंट बता देते हैं। सर आपका टॉपिक क्वेश्चन नंबर 5, टॉपिक नंबर 5, सब लोग आ जाइए टॉपिक नंबर 5 पे, सभी लोग आइए, सभी बच्चे टॉपिक नंबर 5 पे आए। बिल्कुल सही बात है, जो इंडेक्स करने की जो टेबल दे रखी है वो हमारे को 2001 से दे रखी है ना। और अगर कोई भी एसेट हमने एक्वायर की हुई है 1/4/2001 के पहले, तो फिर हम क्या करेंगे? क्योंकि परचेजिंग ईयर का या एक्विजिशन ईयर का इंडेक्स तो होगा ही नहीं हमारे पास। तो अब आइए उसी के लिए बताना, नेक्स्ट पॉइंट वही था हमारा। आइए सर, डिपार्टमेंट ने कहा कि अगर मैंने कोई एसेट परचेज की है, इसे बहुत ध्यान से सुनेंगे, मेरी बातों को पहले सुन ले, समझ ले, फिर मैं
रीड भी करवाऊंगी आपको, ठीक है, टॉपिक आपको। अभी कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ मेरी बातों को सुनेंगे, ठीक है। अगर किसी भी एसेट को हमने 1/4/2001 के पहले एक्वायर किया है, अगर किसी भी एसेट को हमने 1/4/2001 के पहले एक्वायर किया है, तो इस केस में डिपार्टमेंट ने कहा हम क्या करेंगे, कहा कि जिस ईयर में परचेज किया था उस ईयर की वैल्यू निकालो, ठीक है। जिस ईयर परचेज किया था उस ईयर की वैल्यू निकालो, परचेजिंग ईयर की वैल्यू निकालो, है ना। मतलब जिस साल हमने कॉस्ट एक्वायर किया था उस साल की वैल्यू निकालो, ठीक है मैम। मान लो मैंने 1980 में परचेज किया था, मान लो कोई एसेट है मैंने उसको 1980 में परचेज किया था, तो 1980 की वैल्यू निकालो और इसी एसेट की वैल्यू निकालो 1/4/2001 को, कि 1/4/2001 को इस एसेट की क्या वैल्यू होगी। बहुत ध्यान से फिर से समझना, चाह फिर से समझो, मैम नहीं समझ में, फिर से समझो। अगर कोई एसेट 1/4/2001 से पहले परचेज किया गया है तो उसका इंडेक्सेशन कैसे होगा। तो डिपार्टमेंट ने कहा कौन से ईयर में तुमने एसेट परचेज की, तो मान लो मैंने एक एसेट परचेज की है 1980 में, मान लो 1 लाख रुपए की। अब 1980 का इंडेक्सेशन तो है नहीं मेरे पास, तो डिपार्टमेंट ने कहा अच्छा 1980 में परचेज की, देखो इस एसेट की वैल्यू 1/4/2001 को क्या है, इस एसेट की वैल्यू 1/4/2001 को कंप्यूट करो। मान लो 1/4/2001 को इसकी वैल्यू 3 लाख रुपए आ गई, है ना। मैम आप फिर से जीरो बहुत लगा देते हो, अच्छा सॉरी बेटा, 3 लाख, ठीक है 3 लाख है। तो डिपार्टमेंट ने कहा जिस साल परचेज किया है उस साल की वैल्यू निकालो, परचेजिंग ईयर की वैल्यू निकालो और 1/4/2001 की वैल्यू निकालो एंड इन दोनों को कंपेयर करो, विच एवर इज हायर वो ले लो। फिर से देखना, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक एसेट को परचेज किया 1980 में 1 लाख रुपए की और उसकी वैल्यू 1/4/2001 को मैंने निकाली तो आ गई 3 लाख रुपए। तो डिपार्टमेंट ने कहा दिस और दिस विच एवर इज हायर। दूसरा एग्जाम्पल देखो, मान लो परचेज की है मैंने 1975 में कोई एसेट, कोई प्रॉपर्टी, कोई कैपिटल एसेट परचेज की है, मान लो 3 लाख रुपए की। फिर से मैम जीरो, सॉरी बेटे। और इस एसेट की वैल्यू अब 1975 का तो इंडेक्स है नहीं हमारे पास, तो हम क्या करेंगे इस प्रॉपर्टी की वैल्यू निकालेंगे 1/4/2001 को। 1/4/2001 को इस प्रॉपर्टी की जो वैल्यू आई वो आई मान लो 1 लाख रुपए। तो डिपार्टमेंट ने कहा सिंपल, हमें ये नहीं कि ये वाली वैल्यू ज़्यादा ये वाली वैल्यू कम है, ऐसा कुछ नहीं, जब विच एवर इज हायर कितना आ गया 3 लाख रुपीज़। बोलो आई बात समझ में, पक्का पक्का। आइए पढ़ते हैं, बहुत अच्छे से एक एक लाइन अच्छे से पढ़ना है, उसको समझना है उसका मीनिंग क्या है, ठीक है। आइए, इफ एनी, पहले ऊपर टॉपिक, एक्सप्लेन कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन इन केस ऑफ एसेट परचेज बिफोर 1/4/2001। अगर किसी एसेट को 1/4/2001 के पहले परचेज किया गया है, एक्वायर किया गया है, तो उसकी वैल्यू हम क्या लेंगे। देखिएगा, इफ एनी कैपिटल एसेट, क्योंकि हम यहाँ एसेट की बात थोड़ी ना कर रहे हैं, हम तो यहाँ कैपिटल एसेट की बात कर रहे हैं ना। इफ एनी कैपिटल एसेट हैज बीन परचेज और कंस्ट्रक्टेड बिफोर 1/4/2001, in that case cost shall be considered to be the cost incurred, cost incurred परचेज कितने में किया, cost incurred और फेयर मार्केट वैल्यू, ठीक है। तो कॉस्ट इनकर्ड जो भी खर्च किया था हमने, और का मतलब समझते हो ना, अथवा ये और ये विच एवर इज हायर, ठीक है, और फेयर मार्केट वैल्यू विच एवर इज क्या
विच एवर इज हायर, कहाँ गया विच एवर इज हायर, मार्केट वैल्यू ऑफ द 1/4/2001 विच एवर इज हायर। बोलो आई बात समझ, पक्का पक्का। एंड फॉर द इंडेक्स ऑफ 2001-2 शैल बी यूज इंस्टेड ऑफ द इंडेक्स ऑफ अर्लियर। बोलो आई बात समझ में, ठीक है। तो हमारे पास तो अगर हमारे पास 2001 के पहले की वैल्यू है तो घबराना नहीं है, घबराना नहीं है। अगर हमारे पास 1/4/2001 के पहले की वैल्यू है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। डिपार्टमेंट ने कहा कि अगर आपके पास कोई एसेट है, कोई कैपिटल एसेट है और वो 1/4/2001 के पहले की है और अब आपको डर लग रहा है हे भगवान अभी तो इंडेक्स है ही नहीं 1/4/2001 के पहले का, अब हम क्या करेंगे? तो डिपार्टमेंट ने कहा 1/4/2001 के पहले की वैल्यू मतलब कॉस्ट इनकर्ड, 1/4/2001 के पहले की वैल्यू मतलब कॉस्ट इनकर्ड और फेयर मार्केट वैल्यू, इन दोनों को कंपेयर करो और जो हायर होगा वही हमारी कॉस्ट हो जाएगी और अब 1/4/2001 से हम उसका इंडेक्सेशन करेंगे। बोलो आई बात समझ में, पक्का 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 समझ में आ गया? यस मैम। एक चीज का और ध्यान रखिएगा, अगर मैंने कोई 1/4/2001 के पहले किसी प्रॉपर्टी को एक्वायर किया और मैंने उस पर कोई इम्प्रूवमेंट का खर्चा किया तो बेटे उस इम्प्रूवमेंट के खर्चे को इग्नोर कर देंगे, ठीक है, क्योंकि कॉस्ट इनकर्ड और उस प्रॉपर्टी की वैल्यू मैंने 1/4/2001 को निकाल ली ना, तो जब 1/4/2001 को मैंने वो वैल्यू निकाली होगी तो उसमें कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट ऐड होगी, ठीक है। इसलिए 1/4/2001 के पहले का अगर कोई भी इम्प्रूवमेंट है तो उस हम इम्प्रूवमेंट को कभी भी कंसीडर नहीं करते, हम उसको इग्नोर करते हैं। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी इस वैल्यू में क्या होगा, ऐड होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। देखिएगा एनी कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, ध्यान रखिएगा, एनी कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट दिख रहा है ना आप लोगों को, पक्का दिख रहा है, एनी कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट प्रायर टू 1/4/2001 shall not be taken into consideration। मतलब हम 1/4/2001 के पहले की किसी भी कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट को कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए एक बार देखते हैं हमने क्या पढ़ा। हमने सिखाया आपको हाउ टू कंप्यूट कैपिटल गेन। तो कैपिटल गेन दो तरीके का है, कौन कौन है दो तरीके का, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग रन। ओके मैम, तो शॉर्ट टर्म को निकालने का फॉर्मूला, क्या शॉर्ट टर्म में हम कोई भी इंडेक्सेशन करेंगे? नहीं मैम, कोई भी इंडेक्सेशन नहीं होगा। शॉर्ट टर्म को निकालने का फॉर्मूला फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन, फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन लेस क्या, जल्दी से बताओ, लेस क्या, क्या करेंगे लेस? मैम फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन लेस करेंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, लेस करेंगे कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, लेस करेंगे सेलिंग एक्सपेंसेस, और हमारे हाथ में क्या आ गया, वाओ, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉस, ठीक है। अगर पॉजिटिव फिगर है तो फिर गेन है और अगर नेगेटिव है तो क्या है, लॉस। पक्का पक्का पक्का, ओके। आगे बढ़ते हैं। हमने कहा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को कैसे कंप्यूट करेंगे, तरीका वही है, ठीक है, रिश्ता वही, बस सोच नहीं, ठीक है। हम क्या करेंगे, हम फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज करेंगे, लिटिल लिटिल चेंज करेंगे। क्या, फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन, जल्दी से आंखें बंद करो, आंखें बंद करो जल्दी से। ओके, पहला क्या, फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन लेस कर देंगे, क्या लेस करेंगे, क्या बेटे रटना नहीं है, समझना है ना। कैसे गेन निकालते हैं मैम, वेरी सिंपल, फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन, जितने में ट्रांसफर किया जो हाथ में आया वो फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन, लेस करेंगे क्या मैम, कॉस्ट ऑफ नहीं, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, ओके। और क्या करेंगे, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, सेलिंग एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस का इंडेक्सेशन करेंगे, नहीं नहीं मैम, सेलिंग एक्सपेंसेस का इंडेक्सेशन हम नहीं करते। और अब क्या आ गया हमारे हाथ में, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। बोलो आई बात समझ में, पक्का पक्का आई बात समझ में, ओके मैम आ गई।
एक चीज और बताई, मैंने कहा 1/4/2001 के पहले की अगर कोई इम्प्रूवमेंट है तो उसको हम लोग क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे। क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे। ओके मैम, क्यों इग्नोर कर देंगे, बिकॉज कॉस्ट इनकर्ड और फेयर मार्केट वैल्यू ऑन 1/4/2001 है ना, तो इसकी वैल्यू हम 1/4/2001 को तो निकाल रहे हैं ना, तो इसमें इंप्रूवमेंट क्या होगी, ऐड होगी, इसीलिए इंप्रूवमेंट को हम हाथ भी नहीं लगाएंगे। पक्का पक्का ये बातें आती समझ में? यस मैम आती हैं समझ में। आगे बढ़े, आगे बढ़ जाते, चलो चलो प्यारे बच्चे, अब क्वेश्चन लगाएंगे ना, इलस्ट्रेशन 2 जल्दी से। मुझे पता है, मुझे पूरी उम्मीद है आधे बच्चों ने तो लगा लिया होगा। क्यों लगा लिया? नहीं मैम, जल्दी से लगाओ पहला। चलो अच्छा आओ जल्दी से देख लेते क्या है ये। कंप्यूट कैपिटल गेन्स एंड टैक्स लाइबिलिटी। मैं अभी टैक्स लाइबिलिटी पे नहीं जा रही, ठीक है, मैं अभी टैक्स लाइबिलिटी आपको नहीं बता रही। मैं कुछ बातों को बताने के बाद कि कैपिटल गेन पे कैसे टैक्स इम्पोज होता है उसके बाद मैं आपको टैक्स लाइबिलिटी कराऊंगी, ठीक है, क्योंकि मैंने अभी आपको ये नहीं बताया, मैंने सिर्फ आपको ये बताया हाउ टू कंप्यूट कैपिटल गेन, ठीक है, हाउ टू कैलकुलेट टैक्स लाइबिलिटी ऑन कैपिटल गेन ये मैंने अभी आपको नहीं बताया है, ये मैं अभी आपको आगे आने वाले लेक्चर्स में बताऊंगी, ठीक है, क्योंकि कैपिटल गेन पे जो टैक्स लगाने का तरीका है वो थोड़ा सा अलग होता है। कहीं पे फ्लैट लगता है, कहीं पे स्लैब लगता है, कहीं पे एग्जेम्पशन होती है ना, एग्जेम्प्टेड होते हैं, तो वो हम बाद में बात करेंगे और बहुत विस्तार में बात करने वाले हैं ना। आइए, कंप्यूट कैपिटल गेन एंड टैक्स लाइबिलिटी। तो टैक्स लाइबिलिटी हमें नहीं निकालना है तो मैंने इसको काट दिया, ठीक है। और मिस्टर एक्स, नहीं आप लोग नहीं काटेंगे है ना, एग्जाम में प्रैक्टिस करके जाएंगे। मिस्टर एक्स इन द फॉलोइंग इंडिविजुअल सिचुएशंस फॉर द असेसमेंट ईयर, मतलब ये अलग अलग सिचुएशंस हैं, ठीक है सर, इनको मिलाएंगे नहीं आप एक ही में, ठीक है, अलग अलग के लिए अलग अलग टैक्स लाइबिलिटी भी निकलेगी। ओके तो अब मेरे को निकालना है, चलो जल्दी से क्वेश्चन पढ़ते हैं और समझते हैं कि क्वेश्चन में क्या है। डेट ऑफ परचेज, कॉस्ट इनकर्ड है ना, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, डेट ऑफ परचेज, डेट ऑफ परचेज मतलब 1/7/1990 को इन्होंने, पहले इंडिविजुअल अकेले अकेले करेंगे, एक साथ नहीं करेंगे तीनों, तो मैं पहले गोल्ड का बताने जा रही हूँ आपको, ठीक है, तो हम गोल्ड का पहले सीखने जा रहे हैं। चलिए देखिए, डेट ऑफ परचेज, गोल्ड को कब परचेज किया, 1/7/1990। ओ ये 1/4/2001 के पहले की है ना, तो इस वैल्यू को हम कहाँ पे लेके आएंगे, 1/4/2001 पे लेके आएंगे, ठीक है। आइए, तो डेट ऑफ परचेज 1/7/1990, वैल्यू कितनी है, 4 लाख। मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, अगर कोई भी कैपिटल एसेट 1/4/2001 के पहले की है, अगर कोई भी कैपिटल एसेट 1/4/2001 के पहले की है, तो फिर अब 1/4/2001 के पहले का इंडेक्स तो हमारे पास है नहीं, इंडेक्स तो हमारे पास है नहीं, तो फिर हम क्या निकालेंगे, हमने आपको तरीका बताया था, कॉस्ट इनकर्ड, कितनी कॉस्ट हमने खर्च की है ना, कॉस्ट इनकर्ड कितनी, जो भी हमने खर्च किए 4 लाख। चलो, और क्योंकि इसके पहले का तो है नहीं हमारे पास, इसलिए हम इसको 1/4/2001 पे ले आएंगे। और 1/4/2001 की फेयर मार्केट वैल्यू कितनी दे रखी है, 30 लाख, फेयर मार्केट वैल्यू 30 लाख। ओके तो डेट ऑफ परचेज 1/7/1990 कितना, 4 लाख, कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट 1 लाख, कौन से डेट को किया है, ईयर ऑफ इम्प्रूवमेंट 1999-2000। बेटा इग्नोर करना है ना, बिल्कुल वैसे इग्नोर करना है जैसे अपनी एक्स को देख के करते हो, है ना, चलो इग्नोर करो। तो ये वाली कॉस्ट हमारी किसी काम की नहीं ना, किसी काम की नहीं, इग्नोर कर दो इसको। फिर डेट ऑफ सेल, ओ कौन से ईयर में सेल हुई, कौन से, जल्दी से बताओ, 1920 कितने में किया, 2 करोड़, कितने में किया, 2 करोड़। चलो 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 जल्दी से करते हैं। वाह हम तो कंप्यूट करेंगे, क्या कंप्यूट करेंगे मैम, कैपिटल गेन, कैपिटल गेन। चलिए पक्का सबको आ गया, आधे बच्चे तो कर चुके हैं मुझे लग रहा है, आधे बच्चे तो आंसर निकाल के बैठे हुए हैं। चलो सबसे पहले क्या लिखते हैं, जल्दी से बताओ मुझे, सबसे पहले क्या लिखते हैं, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितना, 2 करोड़, पक्का, यस मैम,
2 करोड़। लेस करना है क्या, ये लॉन्ग टर्म है शॉर्ट टर्म है? मैम 36 मंथ से ज़्यादा है, 1990 में परचेज किया था और 19 एंड 20 में हम निकाल रहे हैं। ओके 1920 का हम निकाल रहे हैं ना। प्रीवियस ईयर क्या है मेरा 2019-20 है ना। ओके मैम प्रीवियस ईयर 19-20 है हमारा। प्रीवियस ईयर क्या है 19-20, फाइनेंशियल ईयर क्या है 19, असेसमेंट ईयर क्या है 20-21। पक्का सबको पता है ये बात। तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितना 2 करोड़। लेस कर देंगे क्या मैम, लेस करेंगे इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जल्दी से लिख लेती हूँ मैं, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकालने का तरीका मैंने आपको बताया था, क्योंकि मैंने 1990 को परचेज किया है तो अब इतना पुराना तो मेरे पास है नहीं इंडेक्स, तो हम क्या करेंगे, हम उस वैल्यू वो वैल्यू और 1/4/2001 की वैल्यू कंपेयर करेंगे और जो हायर होगी उस वैल्यू का इंडेक्सेशन करेंगे। क्यों जी मैम, आइए सर पहले तो हम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ही निकाल लेते हैं। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 1990 में इन्होंने परचेज किया था गोल्ड को 4 लाख में, 4 लाख लिख दिया हमने। और फेयर मार्केट वैल्यू 1/4/2001 को कितनी है गुल्लू मैम 30 लाख, विच एवर इज हायर। क्या आ गया कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हमारा मैम 30 लाख आ गया। वेरी गुड। सबसे अच्छे बच्चे किसके पास, पीपीसी के पास। क्यों, सबसे अच्छे बच्चे किसके पास है मैम, ऑफ कोर्स पीपीसी के पास है। ठीक है 30 लाख आ गया। ओके अब क्या करेंगे, अब इसका इंडेक्सेशन करेंगे। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकालने का तरीका क्या होगा, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन तो मैंने लिख दिया 30 लाख, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लिख दिया मैंने 30 लाख इनटू ट्रांसफरिंग ईयर का इंडेक्स। ट्रांसफरिंग ईयर का इंडेक्स, ट्रांसफरिंग ईयर क्या है 1920, तो उसका इंडेक्स क्या है 289। बोलो आई बात समझ में, पक्का पक्का 289 है ना। यस परचेजिंग ईयर का इंडेक्स, परचेजिंग ईयर का इंडेक्स तो हमारे पास था नहीं है ना। तो हमने क्या किया था, हमने 1990 को हम किस पे लेके आ गए थे 1/4/2001 पे लेके आ गए थे। और 2001-2 का इंडेक्स है हमारे पास जी मैम। क्या है जल्दी से देख के बताओ मुझे, कितना है 100। पक्का वैसे आपको ये वाला और ये वाला तो याद हो ही जाना चाहिए है ना, कि 2001-2 का इंडेक्स है कितना कितना है 100 और 1920 का इंडेक्स कितना है 289। पक्का पक्का ये याद हो जाएगा। अच्छा ठीक है चलो ये याद हो जाएगा, मुझे पता है मेरे बच्चों को याद हो जाएगा। सबसे काबिल बच्चे किसके पास, मेरे पास हैं। चलो कैलकुलेट किया जाए, आइए सर। तो 30 लाख इंटू 289 डिवाइड बाई 100 कितना आ गया बेटे, कितना आ गया जल्दी से बताओ 86,70,000। ठीक है 86,70,000 ये लेस कर दिया मैंने, कितना आ गया कैपिटल गेन जल्दी से बताओ कितना आएगा। तो ये आ गया 1,13,30,000 है ना बेटा जी मैम। क्या आ गया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। बोलो आई बात समझ, पक्का पक्का। तो मैं क्या अपने बच्चों को ये वाला क्वेश्चन होमवर्क दे दूं, सब सेम सेम है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। जैसे मैंने अभी तक एग्जाम्पल आपको कराए हैं ये दोनों वैसे ही एग्जाम्पल करके लाओगे सच्ची सच्ची SW एंड SW। पक्का तो मुझे पूरी उम्मीद है ये करके आएंगे मेरे बच्चे। ठीक है कॉपियाँ देखूंगी मैं आप लोगों की। ठीक है जी मैम। एक और सिमिलर क्वेश्चन है इलस्ट्रेशन 3, क्या मैं ये SW दे दूं, सिमिलर क्वेश्चन है। अगर नहीं आता है तो आप मेरे को पूछ लेंगे है ना, मैं डाउट्स आपके फ़ोन पे ले रही हूँ क्योंकि लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है। ऑफ कोर्स पूरी क्लास में कोई नहीं है, मैं अकेले ही पढ़ा रही हूँ। ठीक है तो आपके जो भी डाउट्स होंगे वो आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे, कॉल कर सकते हैं आप मुझे। मैं तो पूरी तरह से फ्री हूँ है ना, तो कॉल कर सकते हैं मुझे, व्हाट्सएप कर सकते हैं। और मैं नेक्स्ट
क्लास में आऊँगी तो मैं ये सबसे पहले ये क्वेश्चंस करवाऊंगी एंड देन फिर मैं मूव करूँगी। फिलहाल अभी तो आप प्रैक्टिस करेंगे, इसलिए मैंने आपको 2 क्वेश्चन होमवर्क दिए, 2 नहीं 1.5 ही है ना, एक तो करवा चुकी हूँ मैं। चलो आ जाओ। अच्छा, मैं आपको एक टॉपिक अभी छोड़ूंगी, मैं शेयर्स का टॉपिक अभी नहीं ले रही है ना। शेयर्स का जो टॉपिक है, जो कि अगर मैं कोई सिक्योरिटी या शेयर्स को मैं सेल और परचेज करती हूँ तो उस पर कैसे कैपिटल गेन अराइज होता है, ये वाली बातें मैं बिल्कुल नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। फ्रेश है ना, बच्चे डर जाते हैं शेयर्स को देख के, पता नहीं क्यों। चलिए मैम, हाँ मैम आप इस पे ना चार्ट बनवा दीजिएगा। हाँ मैम, चार्ट बनवा देंगी तो आसान हो जाएगा ना हमारे लिए। ठीक है चलो ओके, चार्ट बनवा दूंगी, नो प्रॉब्लम। आ जाओ। चलिए, तो अभी हम एक बार जल्दी से पूरा वापस जाके रिवाइज करके आते हैं कि हमने अभी तक क्या पढ़ा। सर हम पढ़ रहे हैं इनकम टैक्स में क्या पढ़ रहे हैं सर? इनकम टैक्स में हम कैपिटल गेन पढ़ रहे हैं। कैपिटल गेन क्या है सर? किसी भी कैपिटल एसेट को अगर हम ट्रांसफर करते हैं प्रीवियस ईयर में फॉर कंसिडरेशन तो हमें क्या मिलता है? कैपिटल गेन अराइज होता है। पक्का इतनी बात आई समझ में? फिर मैंने आपको कैपिटल एसेट का मीनिंग बताया कि कैपिटल एसेट इंक्लूड्स ऑल द एसेट्स एक्सेप्ट कितने? 4 कौन कौन से? स्टॉक इन ट्रेड जल्दी से बताओ। पर्सनल मोबाइल इफेक्ट, एग्रीकल्चर, रूरल एग्रीकल्चरल लैंड एंड गोल्ड मॉनिटाइजेशन, गोल्ड बॉन्ड्स है ना 2015 एंड 1999 के। ओके, फिर मैंने आपको ट्रांसफर का मीनिंग, आई होप आपने ये याद कर लिया होगा। फिर मैंने आपको ट्रांसफर का मीनिंग बताया है ना, ट्रांसफर मीन सेल, कंपलसरी एक्विजिशन, रिलिंक्विशमेंट, एक्सटिंग्विशमेंट है ना, जीरो रिडेम्पशन ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड, ये सभी चीज़ें मैंने आपको बताई। प्रीवियस ईयर का मीनिंग बताया। प्रीवियस ईयर मीन्स व्हाट? प्रीवियस ईयर मीन्स अर्निंग ईयर। फिर मैंने आपको कंसिडरेशन का मीनिंग, कंसिडरेशन को मैंने कट कॉपी पेस्ट करवा दिया। कौन सा? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा था बचपन में, वही वाला कंसिडरेशन। ठीक है सर, ओके। फिर लास्ट क्लास में, एक पहली क्लास में तो हमने यही समझा था। फिर आज की क्लास में हमने क्या समझा? हाउ टू कंप्यूट कैपिटल गेन। तो मैंने कहा कैपिटल गेन को कितने पार्ट्स में कैटेगराइज किया? 2 पार्ट्स में कैटेगराइज किया। कौन कौन सा? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को निकालने का तरीका क्या है मैम? वेरी सिंपल, जल्दी से आंखें बंद करो। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन लेस कर देंगे, क्या लेस कर देंगे? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेस कर देंगे, कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट लेस कर देंगे, सेलिंग एक्सपेंसेस, और जो आएगा वो क्या कहलाएगा? गेन और लॉस। पक्का ओके। फिर मैंने कहा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को कैसे कंप्यूट करेंगे? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को कंप्यूट करने के लिए मैंने सीखा क्या? मैंने कहा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को कंप्यूट करने के लिए तरीका वही है, ठीक है ना, बस कुछ चीजें चेंज हो जाएंगी। ठीक है, जल्दी से फॉर्मूला मैम। पहला क्या? फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन लेस कर देंगे क्या? इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेस कर देंगे क्या? इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। और क्या लेस करेंगे? सेलिंग एक्सपेंसेस। क्या सेलिंग एक्सपेंसेस का इंडेक्सेशन होगा क्या? नहीं मैम, सेलिंग एक्सपेंसेस तो तभी खर्च होते हैं जिस साल प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करते, तो सेलिंग एक्सपेंसेस का इंडेक्सेशन हम कभी भी नहीं करते। और अब हमारे हाथ में जो आया वो क्या? वो या तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा, या अगर नेगेटिव फिगर आई तो क्या होगा? वो लॉस होगा। बोलो इतनी बातें आई समझ में? ओके मैम। फिर मैंने और क्या बात पढ़ी? मैंने पढ़ा कि हमारे पास जो इंडेक्स है, जो इंडेक्स की मैंने टेबल देखी, इस टेबल में तो हमारे पास 1/4/2001 से है इंडेक्सेशन। तो इसका मतलब है कि अगर कोई प्रॉपर्टी मैंने 1/4/2001 के पहले परचेज की है तो फिर हम उसका इंडेक्सेशन कैसे करेंगे? यहाँ पे तो प्रॉब्लम आ जाएगी। तो मैंने आपसे कहा कि अगर एक प्रॉपर्टी 1/4/2001 के पहले परचेज की है तो फिर उस प्रॉपर्टी की वैल्यू 1/4/2000, उस मैंने एक फॉर्मूला, एक तरीका बताया। मैंने क्या बताया? कॉस्ट इनकर्ड और फेयर मार्केट वैल्यू ऑन 1/4/2001 विच एवर इज हायर। जो वैल्यू आएगी ये वैल्यू 1/4/2001 की वैल्यू मानी जाएगी, और अब यहाँ से हम क्या कर देंगे? इंडेक्सेशन कर देंगे। बोलो इतनी बातें आती समझ में? चलिए सर, तो अब हम नेक्स्ट अपना कॉन्सेप्ट करने जा रहे हैं ना, तो आप लोग तैयार हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट करने के लिए? जी मैम। चलिए, मैंने एक सेक्शन आपको छोड़ा है, वो मैं बाद में करवाऊंगी। फिलहाल हम नेक्स्ट सेक्शन पे मूव करते हैं, सेक्शन 50 मूव करते हैं, है ना। चलिए, क्वेश्चन है
कि अगर कोई डेप्रिसिएबल एसेट है, कोई ऐसी एसेट जिस पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होता है, उस एसेट पे क्या कैपिटल गेन अराइज होगा? गुड क्वेश्चन। कि अगर कोई डेप्रिसिएबल एसेट है तो क्या डेप्रिसिएबल एसेट पे कैपिटल गेन अराइज होगा? जल्दी से देखो, मान लीजिए मैंने कोई डेप्रिसिएबल एसेट बेच दी, मान लीजिए मैंने कोई डेप्रिसिएबल एसेट बेच दी पक्का? अगर मैंने कोई डेप्रिसिएबल एसेट बेच दी है तो देखो 4 घटनाएं हो रही हैं। क्या डेप्रिसिएबल एसेट क्या कैपिटल एसेट की कैटेगरी में आती है? कैपिटल एसेट का मीनिंग समझाया था ना मैंने आप लोगों को, क्या समझाया था मैम? कैपिटल एसेट इंक्लूड्स ऑल द एसेट एक्सेप्ट 4 में तो ये नहीं आता। तो मैंने कहा ये नहीं कहा ना कि डेप्रिसिएबल एसेट होगी या नॉन डेप्रिसिएबल एसेट होगी, मैंने कहा ऑल द एसेट। तो इसका मतलब है कैपिटल एसेट इंक्लूड डेप्रिसिएबल एसेट, पक्का? ओके। तो अगर मैंने बेच दी तो क्या मैंने ये ट्रांसफर किया है ना, 1920 में किया, और इससे मुझे कुछ मुनाफे हुए, पैसे मिले मुझे कुछ, है ना, फॉर कंसिडरेशन कर दिया। तो चारों घटनाएं तो यहाँ घटित हो रही हैं। तो इसका मतलब है जहाँ पे ये 4 घटनाएं घटित होंगी बेटा, वहाँ पे हमेशा कैपिटल गेन अराइज होगा, है ना, एक्सेप्शनल केसेस को छोड़ के। तो इसका मतलब है डेप्रिसिएबल एसेट पे को जब ट्रांसफर करते हैं, सेल करते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाती है, जल जाती है ना, बाढ़ आ गई, अर्थक्वेक आ गया, कुछ डिस्ट्रॉय हो गई, ऑफ कोर्स इंश्योरेंस कंपनी से पैसे मिले, हमेशा कैपिटल गेन राइज होगा। ठीक है सर। अब मुद्दा ये आता है डेप्रिसिएबल एसेट पे कैपिटल गेन कैसे कंप्यूट करेंगे बेटा? डेप्रिसिएबल एसेट पे क्या इंडेक्सेशन करना पड़ेगा हमें? सोच के बताएंगे आप, क्या डेप्रिसिएबल एसेट पे इंडेक्स करना पड़ेगा हमें? बेटा इंडेक्सेशन हम क्यों करते हैं? जल्दी से मुझे बताओ, सोच के बताओ, इंडेक्सेशन हम क्यों करते हैं? बेटा कल के पैसों की आज की वैल्यू निकालते कि क्या होगी, है ना, निकालते ना। अब एक डेप्रिसिएबल एसेट है बेटा, जब हम बैलेंस शीट में हम डेप्रिसिएबल एसेट को लिखते हैं तो उसकी करंट सिचुएशन आज वो कितने की है वो वैल्यू कैलकुलेट करके लिखते हैं ना। और जब वो वैल्यू कैलकुलेट करके लिखते हैं, मुझे पता है कि आज इस एसेट की वैल्यू क्या है, तो फिर मैं उस पे क्यों आज कल के पैसों की आज की वैल्यू निकालूंगी? इसका मतलब है मैं कभी भी डेप्रिसिएबल एसेट पे इंडेक्सेशन नहीं करूंगी। क्यों नहीं करूंगी? इसलिए नहीं करूंगी क्योंकि बैलेंस शीट में तो करंट डेट का ही लिखा होगा, वो पहले ही हमने ऑलरेडी उसको कैलकुलेट करके रखा होगा। क्यों? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 लगा रखा होगा मैंने उस पर, और उसकी करंट फिगर, करंट सिचुएशन आज निकाल के, उसकी करंट अमाउंट, करंट वैल्यू आज मैंने निकाल के रखी होगी अपने बैलेंस शीट में। क्यों? तो इसीलिए कभी भी डेप्रिसिएबल एसेट का हम इंडेक्सेशन नहीं करते, डेप्रिसिएबल एसेट का इंडेक्सेशन हम नहीं करते। जरा देखिएगा, कैपिटल गेन इन केस ऑफ डेप्रिसिएबल एसेट, capital gain in case of depreciable asset. If any person has transferred depreciable asset, gain or loss shall always be short term. ये हमेशा short term होगा, and indexation shall not be applicable and capital gain shall be computed in the manner given below. Very simple. जितने में बेची तो full value of consideration आ गया, less कर देंगे WDV of the asset in the beginning of the year, है ना, बिगनिंग ऑफ द ईयर। बेटे जब हम कैपिटल गेन निकाल रहे होते हैं ना, तो अपने 31 मार्च के बाद, आई बात समझ में? तो आज साल भर में हमने 31 मार्च मतलब 1 अप्रैल 19 टू 31 मार्च 20 के बीच में मैंने ये एसेट बेची होगी, तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन लेस कर देंगे। क्या लेस कर देंगे हम? क्या बेटे WDV फर्स्ट डे ऑफ द ईयर, पिछले साल से इस साल आई होगी तो उसकी क्या कितने पे आई वो वैल्यू, वो WDV फर्स्ट डे ऑफ द ईयर। एंड अगर कोई सेलिंग एक्सपेंसेस हमने कर रखे हैं तो वो लेस कर देंगे, और जो अमाउंट आएगा ये हमारा क्या कहलाएगा? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। बोलो आई बात समझ में? पक्का पक्का पक्का। तो हमने एक चीज और सीखी, डेप्रिसिएबल एसेट पे कैपिटल गेन कंप्यूट होगा, बिल्कुल कंप्यूट होगा क्योंकि ये कैपिटल एसेट की कैटेगरी में आती। दूसरी बात, डेप्रिसिएबल एसेट का कभी भी हम इंडेक्सेशन नहीं करते हैं क्योंकि उसकी करंट वैल्यू हमारे पास लिखी होती है। ठीक है सर। और डेप्रिसिएबल एसेट पे हमेशा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अराइज होता है। ठीक है, पक्का पक्का। एक एग्जाम्पल कर लें बेटा। यस मैम। ABC Limited
हैज 1 प्लांट एंड मशीनरी ऑन 1/4/19 6 लाख। WDV दे रखी है बेटे। ABC लिमिटेड हैज 1 प्लांट एंड मशीनरी ऑन 1/4/2000 1/4/2000 प्रीवियस ईयर फर्स्ट डे ऑफ द ईयर कितनी वैल्यू दे रखी है 6 लाख एंड इट वॉज एक्वायर्ड बाय द कंपनी 1/4/2007। बेटे हमें उससे मतलब ही नहीं है ना। एंड प्लांट वॉज सोल्ड 11 लाख। 11 लाख में हमने क्या कर दिया इसको बेच दिया तो 11 लाख क्या है फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। लेस कर देंगे क्या WDV फर्स्ट डे ऑफ द ईयर। क्या कोई हमने एक्सपेंसेस भी किए इस मशीनरी को बेचने के लिए हमने 30,000 रुपीज़ के एक्सपेंसेस किए तो हमने इनको लेस कर दिया। क्या आ गया हमारे पास शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। पक्का बोलो आई बात समझ में पक्का पक्का। चलिए सर बेटा ये वाली टॉपिक हम पढ़ चुके थे लास्ट क्लास में हमने इसको पढ़ लिया था वेरी इंपॉर्टेंट है तो उसको अच्छे से पढ़ेंगे। आई होप कि आपको याद हो गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। राइट अ नोट ऑन कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन इन केस ऑफ इंश्योरेंस क्लेम। ओके इंश्योरेंस क्लेम जरा दिमाग पे जोर डालो सोचो क्या सोचे। इंश्योरेंस क्लेम पे भी कैपिटल गेन अराइज करवा रहे हैं। किसी के घर में किसी की प्रॉपर्टी थी किसी का गोडाउन था आग लग गई जल गया इंश्योरेंस कंपनी ने पैसे दिए और इंश्योरेंस कंपनी ने पैसे दिए तो डिपार्टमेंट ने उस पर क्या कर दिया कैपिटल गेन इम्पोज करवा दिया। सोचो क्या कैपिटल गेन इम्पोज होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। बेटा मैम हमें उससे कोई मतलब नहीं है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। 4 घटनाएं घटित हो रही है तो कैपिटल गेन अराइज होगा। जिस चीज का इंश्योरेंस क्लेम मिल रहा है देखो क्या वो कैपिटल एसेट की कैटेगरी में आ रही है। अगर कैपिटल एसेट की कैटेगरी में आ रही है तो देखो कि क्या उसका ट्रांसफर हो रहा है। मैंने आपको बताया था एक्सटिंग्विशमेंट किसी चीज का डिस्ट्रॉय हो जाना ये ट्रांसफर की कैटेगरी में आएगा। एक्सटिंग्विशमेंट ट्रांसफर की कैटेगरी में आएगा बेटे। मैंने आपको ट्रांसफर की डेफिनेशन पढ़ाई थी और मैंने कहा था एक्सटिंग्विशमेंट ट्रांसफर की कैटेगरी में आएगा। अगर किसी के गोडाउन में आग लग गया तो जो गोडाउन की बिल्डिंग है क्या बिल्डिंग कैपिटल एसेट की कैटेगरी में आती है। यस। डिस्ट्रॉय हो गई आग लग गई क्या आग लगना डिस्ट्रॉय हो जाना ट्रांसफर की कैटेगरी में आता है। क्या प्रीवियस ईयर में घटना घटित हुई क्या इसके बदले में कुछ मिला। बिल्कुल इंश्योरेंस कंपनी से हमें क्लेम मिला। इंश्योरेंस कंपनी से हमें क्लेम मिला तो क्या मैम यहाँ पे कैपिटल गेन अराइज होगा। बिल्कुल अराइज होगा। मैंने आपसे सिंपल कहा जहाँ पे 4 घटनाएं घटित होंगी वहां पे कैपिटल गेन अराइज होगा। बात खत्म। अगर देखो कि क्या वो कैपिटल एसेट है क्या कैपिटल एसेट ट्रांसफर वाली मीनिंग में आ रही है प्रीवियस ईयर में हो रही है और कंसिडरेशन मिल रहा है। अगर ये घटनाएं घटित होती तो कैपिटल गेन अराइज होगा। मैम किसी के घर में आग लग गई किसी के गोडाउन में आग लग गई लोग को तो इमोशनल हो जाना चाहिए ना। नहीं लॉ इमोशनल नहीं होता है ना। जो फैक्ट है हम सिर्फ वो देखेंगे क्या घटनाएं घटित हुई 4 हुई ऑफ कोर्स क्या करो कैपिटल गेन लगा दो। ठीक है आइए से देखते हैं। इफ एनी देखिएगा क्या लिखा है 45 बने। If any capital asset is destroyed because of fire or natural calamity, etc., like flood, earthquake, etc., SSC has received insurance claim for such asset. In such cases, capital gain shall be computed in the normal manner, and such capital gain shall be taxable in the year in which insurance claim has been received. ये क्या है मतलब इसका मतलब क्या है सर समझिएगा ध्यान से। कोई मिस्टर एक्स हैं जिनके पास एक प्लांटर मशीनरी थी वो प्लांटर मशीनरी क्या हो गई डिस्ट्रॉय हो गई मान लो
आग लग गई और वो प्लांट एंड मशीनरी क्या हो गई, डिस्ट्रॉय हो गई, है ना। तो मान लो प्रीवियस ईयर 1920 में वो में डिस्ट्रॉय हो गई और हमें कॉम्पनसेशन मिला 2 साल के बाद। तो लॉ ने कहा, देखो लॉ ने कितना अच्छा लॉ बनाया, लॉ मेकर्स ने कितना कितना खूबसूरती के साथ लिखा हुआ है, मतलब जस्ट मजा आ जाती है पढ़ के। क्या लिखा लॉ मेकर्स ने, कहा देखो भाई 4 घटनाएं घटित हो रही हैं, कैपिटल गेन कैलकुलेट कर लो, लेकिन टैक्स अभी तुमसे नहीं लेंगे। कब लेंगे, जब तुम्हें इंश्योरेंस कंपनी से पैसा रिसीव हो जाएगा, जब तुम्हारे हाथ में पैसा आ जाएगा तब तुम टैक्स दे देना। मतलब देखो कितना अच्छे से वो समझते हैं कि भाई जब तक आदमी के पास 1920 में आपकी एसेट डिस्ट्रॉय हो गई और हमें क्लेम मिला 2 साल के बाद, तो 2 साल के बाद टैक्स लेंगे। आज कंप्यूट करके रख लो टैक्स, लेकिन टैक्स कंप्यूट करके रख लो, तो टैक्स का पैसा आज नहीं लेंगे, जब पैसे मिलेंगे तब लेंगे। कितना अच्छा लॉ है ना, कितना कितना खूबसूरत लॉ बनाया लॉ मेकर्स ने। मजा आ गई मैम, बिल्कुल मजा आ गई मैम, मजा आ गई ना। चलो एक बार इसी बात पे फिर से पढ़ लेते हैं ना, फिर से समझते हैं अच्छे से कि क्या कहा मैंने। इफ एनी कैपिटल एसेट इज डिस्ट्रॉयड because of fire or natural calamity, etc. like flood, earthquake, and SSC has received any insurance claim, तो capital asset destroy transfer की कैटेगरी में आ गया। insurance claim consideration for such asset, in such cases capital gain shall be computed in the normal manner and such capital gain shall be taxable in the year in which insurance claim has been received. An amount of insurance claim received shall be considered to be full value of consideration। ठीक है, मतलब यहाँ पे फेयर मार्केट वैल्यू और वैल्यूअर वाली वैल्यू ये सब नहीं कहा, सिंपल जितना इंश्योरेंस कंपनी से पैसे मिले उतना ही आपकी क्या हो जाएगी, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन हो जाएगी, और उसी पे क्या करना है आपको, टैक्स कंप्यूट करना है। बोलो आई बात समझ में? यस मैम आई बात समझ में। मैम एक एग्जाम्पल करा दो। अच्छा आइए एग्जाम्पल करा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल ABC लिमिटेड हैज 1 प्लांट एंड मशीनरी। 1/4/2019 को इनके पास एक प्लांट एंड मशीनरी थी, प्रीवियस ईयर 1920 में एक प्लांट एंड मशीनरी थी। WDV कितनी है बेटे, 20 लाख। ठीक है मैम। एंड एसेट इज डिस्ट्रॉयड ड्यू टू नेचुरल कैलामिटी एंड अ कंपनी हैज रिसीव इंश्योरेंस क्लेम 21 लाख। तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितना हो गया, FVC कितना हो गया बेटे, 21 लाख। और डेप्रिसिएबल एसेट पे कैसे निकालते हैं कैपिटल गेन, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन लेस कर देंगे वर्ड WDV फर्स्ट डे ऑफ द ईयर, कितनी थी बेटे, 20 लाख रुपए थी मैम। कितना आ गया हमारे पास कैपिटल गेन, 1 लाख। शॉर्ट टर्म होगा या लॉन्ग रन होगा, डेप्रिसिएबल एसेट पे हमेशा कितना कंप्यूट होता है बेटा, कौन सा कैपिटल गेन कंप्यूट होता है मैम, हमेशा 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 शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कंप्यूट होता है। बोलो आई बात समझ में, पक्का पक्का, ओके मैम। चलिए अब सर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आइए, क्या कह रहे हैं, कैपिटल गेन इन केस ऑफ कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड। अगर किसी कैपिटल एसेट को हम कन्वर्ट कर रहे हैं स्टॉक इन ट्रेड में तो फिर कैपिटल गेन अराइज होगा। मैम नहीं नहीं मैम नहीं, पहली क्लास याद करो जल्दी से, पहली क्लास याद करो। क्या पहली क्लास में मैंने आपको ट्रांसफर की डेफिनेशन में, बोलो ट्रांसफर की डेफिनेशन में क्या मैंने आप लोगों को ये वाली बातें बताई थी, बोलो कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड, बोलो जल्दी से, कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड, जल्दी से बताओ। कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड, क्या ये ट्रांसफर की मीनिंग में आ रहा है? यस मैम। अगर किसी कैपिटल एसेट को हम स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट करते हैं तो यस ऑफ कोर्स कैपिटल गेन अराइज होगा। अगर हम किसी भी कैपिटल एसेट को स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट करते हैं तो यस ऑफ कोर्स ये ट्रांसफर माना जाएगा। कैपिटल एसेट कन्वर्ट किया स्टॉक इन ट्रेड में तो कैपिटल एसेट का ट्रांसफर
हुआ और कंसिडरेशन भी होगा, तो यस ऑफ कोर्स ये क्या माना जाएगा, कैपिटल एसेट का ट्रांसफर हुआ फॉर कंसिडरेशन, तो यस ऑफ कोर्स कैपिटल गेन अराइज हो जाएगा। ओके एक एग्जाम्पल सुनिएगा बस ध्यान से, ठीक है, सुनिएगा ध्यान से एक एग्जाम्पल, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से समझिएगा, गड़बड़ करके मत आइएगा, ठीक है, समझिए ध्यान से। फॉर एग्जाम्पल मेरी दादी माँ ने मुझे कुछ नौलखे हार दिए। मैंने उन हार को बहुत टाइम तक होल्ड करके रखा। फिर एक दिन अचानक से मेरे दिमाग में आइडिया आया कि क्यों ना मैं ज्वेलरी का बिजनेस कर लूं। ऑलरेडी बहुत सारी ज्वेलरी मेरे पास रखी हुई है, क्यों ना मैं ज्वेलरी का बिजनेस करूं। और मैंने उन नौलख के हार को जो मेरे पास एज अ कैपिटल एसेट, ज्वेलरी हमेशा कैपिटल एसेट की कैटेगरी में आती है, ज्वेलरी हमेशा कैपिटल एसेट की कैटेगरी में आती है, यस मैम। तो मेरे पास जो ज्वेलरी रखी हुई थी, मैंने क्या कर लिया, मैंने उस ज्वेलरी को स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट कर लिया। मैंने उसको एज अ इन्वेंट्री अपने बिजनेस में इंट्रोड्यूस कर दिया। पहले मेरे पास वो एज अ कैपिटल एसेट रखी हुई थी, बाद में मैंने क्या किया, बाद में मैंने उसको एज अ इन्वेंट्री उसको अपनी बिजनेस में इंट्रोड्यूस करवा दिया। और कैपिटल एसेट को कन्वर्ट करना स्टॉक इन ट्रेड में, ये ट्रांसफर की कैटेगरी में आता है, यस मैम। आप ट्रांसफर की डेफिनेशन में जाके देखेंगे इस बार इसको, ठीक है भाई। कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड, ये ट्रांसफर माना जाता है। ट्रांसफर हो गया, तो कैपिटल एसेट का ट्रांसफर हुआ, बिजनेस में एक अमाउंट से मैंने इंट्रोड्यूस करवाया होगा, ऑफ कोर्स बिजनेस में एक अमाउंट से इंट्रोड्यूस करवाया होगा, तो बेटा वही हमारे लिए क्या हो जाएगा, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन हो जाएगा। आई बस समझ में, वही हमारे पास फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन हो जाएगा, और उसी के बेसिस पे हम क्या करेंगे, कैपिटल गेन को कंप्यूट करेंगे। बोलो आई बस समझ में। हालांकि इस पे क्वेश्चन मैं कल करवाऊंगी, टॉपिक मैं आज आपको पढ़ा देती हूँ, ठीक है, देखिएगा। कैपिटल गेन इन केस ऑफ कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड। इफ एनी पर्सन हैज कन्वर्टेड एनी कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड, इट विल बी कंसीडर्ड टू बी ट्रांसफर। मैंने कहा ना, कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड ये ट्रांसफर माना जाएगा। 4 घटनाएं, कैपिटल एसेट ट्रांसफर, प्रीवियस ईयर फॉर कंसिडरेशन, कैपिटल गेन अराइज हो गया, शैल बी कंप्यूटेड इन द ईयर ऑफ द कन्वर्जन। यहाँ पे ध्यान दीजिए क्या कहते हैं बेटा, मेरे पास एक कुछ नौलखे हार थे, 2002 में मेरी दादी माँ मुझे दे के चली गई, ठीक है। अब बेटे मेरे को अचानक से 2011 में ध्यान 2011 में मुझे अचानक से ध्यान आया कि क्यों ना मैं इसका बिजनेस कर लूं। बिजनेस करने के लिए मैंने अपने इस जो भी मेरे पास नौलखे हार थे, जो भी मेरे पास ये नौलखे हार थे, मैंने इन नौलखे हार को अपने बिजनेस में इंट्रोड्यूस करवा दिया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 2 लाख रुपीज़ का गोल्ड था, मान लो 2 लाख रुपीज़ का गोल्ड था, मैंने इसको 2011 में अपने बिजनेस में इंट्रोड्यूस करवाया। 2011 में इस गोल्ड की वैल्यू आ गई 11 लाख रुपए, मान लेते हैं ना, मानने में क्या जाता है, 11 लाख, ठीक है। बट ये 2011 में नहीं बिका, ये कब सेल हुआ, मान लो 2015 में जाके सेल हो गया, 2015 में सेल हुआ। तो डिपार्टमेंट क्या कहता है, अगर आप अपनी कैपिटल एसेट को स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट कर रहे हो, तो जिस डेट को कन्वर्ट कर रहे हो उस डेट को आप कैपिटल गेन कंप्यूट कर लो। और टैक्स कब दोगे भाई साहब, इस हाथ से आके इस हाथ में आ गए। पहले मेरे पास ऐसा कैपिटल एसेट थे, अब मेरे पास ऐसा इन्वेंट्री है। यहाँ पे गोल्ड था कैपिटल एसेट के रूप में, यहाँ पे एसेट आ गया इन्वेंट्री के रूप में। पैसे आए क्या, पैसे आए क्या, पैसे नहीं आए। टैक्स कहाँ से दे देंगे, कहाँ से दे देंगे टैक्स, अरे नहीं दे पाएंगे टैक्स भाई। इस हाथ से इस हाथ में ले लिया, पैसे थोड़े नहीं आए हमारे पास, तो टैक्स कहाँ से दे देंगे। मैम रिलैक्स, आराम से, हाँ वही तो मैं कह रही हूँ, टैक्स कैसे दे देंगे। तो बेटे हम इसके लिए क्या करते हैं, क्या कहा डिपार्टमेंट ने,
कहा कि जिस ईयर में आप इसको कन्वर्ट कर रहे हो, मान लो 2002 में गोल्ड हमारे को मिला और मैंने इसको 2011 में एज अ इन्वेंट्री अपने वहाँ इंट्रोड्यूस कर लिया, तो जिस ईयर में आप अपनी कैपिटल एसेट को एज अ स्टॉक इन ट्रेड कन्वर्ट कर रहे हो, उस ईयर कैपिटल गेन कंप्यूट कर लो। और टैक्स कब दो? जब जब बिके, जब जब पैसे आए तो प्रोपोर्शनेटली टैक्स भी देते जाओ, जब जब बिकता जाए तब तब टैक्स भी देते जाओ। मैम एग्जाम्पल कराओ, एग्जाम्पल आइए सर एग्जाम्पल करवाते हैं, इसको एक बार पढ़ ले पूरा अच्छे से। यस मैम। If any person has converted any capital asset into stock in trade, it will be considered to be transfer, and capital gain shall be computed in the year in which conversion, and market value shall be considered to be full value of the consideration. ठीक है? And आगे कहते हैं capital gain so computed shall be taxable in the year in which stock in trade has been sold, and यहाँ लिखा proportionately, इसका मतलब क्या? जैसे जैसे प्रोपोर्शन में बिकता जाए वैसे वैसे हम टैक्स देते जाएंगे। आइए अच्छा एक क्वेश्चन देख लेते हैं। मिस्टर एक्स परचेज गोल्ड 1/10/1991 कितना? 2 लाख। मतलब मिस्टर कोई एक्स है जिन्होंने 1991 में 2 लाख रुपीस का गोल्ड परचेज किया, एंड इट्स फेयर मार्केट वैल्यू 1/4/2001 11 लाख। मतलब 1991 में कितनी थी? 2 लाख। और यहाँ पे मिसप्रिंटिंग है बेटे क्वेश्चन में, कुछ क्वेश्चन बेटे ये मिसप्रिंट है। ये क्वेश्चन बेटा कुछ मिसप्रिंट है। चलिए इस क्वेश्चन को हम लिख लेते हैं ना, इस क्वेश्चन को हम लिख लेते हैं, लिखने के बाद उसके बाद हम कर लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, परेशान होने की कोई भी बात नहीं है, सब बढ़िया से। मैं अभी आपको ये क्वेश्चन लिखवा देती हूँ, है ना, और ये क्वेश्चन लिखने के बाद हम कर लेंगे, ठीक है। चल लिखिए, या मैम उस क्वेश्चन को मैं आपको सही करवा देती हूँ। चलो चलिए, मिस्टर एक्स परचेज्ड गोल्ड, जल्दी से बच्चे लिखेंगे ना, गोल्ड ऑन 1/10/2091 फॉर ₹2 लाख। ठीक है बेटे, 2 लाख, एंड इट्स फेयर मार्केट वैल्यू कितनी बेटे? फेयर मार्केट वैल्यू ऑन 1/4/2001 को कितनी थी? कितनी थी? ₹3 लाख। इस 3 लाख, ठीक है। एंड ही converted it into stock in trade, कितने में बेटा? स्टॉक इन ट्रेड ऑन 1/10/2008, एंड मार्केट वैल्यू बेटे कितनी है इसकी? मार्केट वैल्यू कितनी है?
मार्केट वैल्यू ऑफ द गोल्ड, मार्केट वैल्यू ऑफ द गोल्ड कितनी है बेटे? 11 लाख है ना, 11 लाख की थी। एंड subsequently half of the stock was sold on 1/10/2019 for rupees 6,50,000, ठीक है। एंड बैलेंस half was sold on 1/10/2020 for rupees 7 लाख, ठीक है। कोई बात नहीं, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब सर यहाँ पे कह रहे हैं कि कोई मिस्टर एक्स हैं जिन्होंने 1/10/1991 को कुछ गोल्ड परचेज किया था फॉर रुपीज़ 2 लाख, मतलब 1/4/2001 के पहले की वैल्यू है। यस मैम। एंड इट्स फेयर मार्केट वैल्यू 1/4/2001 को कितनी है? 3 लाख। एंड ही कन्वर्टेड इट इनटू स्टॉक इन ट्रेड ऑन 1/10/2008। अच्छा, तो पहले मेरे को पहला क्या करना पड़ेगा? मेरे को 1/4/2001 के पहले की वैल्यू दे रखी है और मेरे को 1/4/2001 की वैल्यू दे रखी है, तो मैंने कॉस्ट इनकर्ड और 1/4/2001 की फेयर मार्केट वैल्यू विच एवर इज हायर करके कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकाल लूंगी। फिर कहा है कौन से ईयर में? 2008 में इन्होंने इस कैपिटल एसेट को कन्वर्ट कर लिया है किसमें? स्टॉक इन ट्रेड में, ठीक है। तो मैं 2008 में कैपिटल गेन कंप्यूट कर लूंगी एंड मार्केट वैल्यू कितनी है? 11 लाख, तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितना हो जाएगा? 11 लाख। एंड इन्होंने कहा एंड उसके बाद सब्सिक्वेंटली हाफ ऑफ द स्टॉक वाज सोल्ड ऑन 1/10/19, मतलब 19-20 में इन्होंने आधा गोल्ड बेच दिया, तो आधे गोल्ड का पैसा 19-20 में, आधे गोल्ड पे टैक्स कैपिटल गेन 19-20 में देंगे, बाकी का 20 में देंगे, 21 में देंगे, 20-21 में देंगे, ठीक है। आइए से शुरू करते हैं ना। आइए, तो सबसे पहले मुझे क्या लिखना है? चलो, मैं ईयर 2008-9 का मैं कैलकुलेशन करने के लिए जा रही हूँ, 2008-9 का, ठीक है बेटा। ध्यान रखना, मैं 2008-9 में, बेटा 2008-9 में क्या हो रहा है जल्दी से बताओ। मैम 2008-9 में हम अपनी कैपिटल एसेट को कन्वर्ट कर रहे हैं स्टॉक इन ट्रेड में, ठीक है। चलो, तो मेरे पास एक फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन होगा, कितना है बेटे फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन? मैम 11 लाख रुपीज़ में उन्होंने गोल्ड को कन्वर्ट कर दिया। मेरे साथ साथ चलना, बिल्कुल भी आगे मत चलना, ठीक है। नहीं समझ में आएगा मैं फिर से समझाऊंगी, ठीक है। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितना? 11 लाख। अच्छा, इससे लेस क्या करना है? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन या इंडेक्स? मैम इंडेक्स, बिकॉज 1991 में गोल्ड परचेज किया था, मोर देन 36 मंथ, ठीक है। तो लेस करेंगे इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। लेकिन इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकालने से पहले मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या निकालना पड़ेगा? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, क्योंकि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मेरे को 1991 की दे रखी है, कितनी कितनी दे रखी है जल्दी से बताओ मुझे। मैम 2 लाख रुपीज। अच्छा, और 1/4/2001 को कितनी दे रखी है? मैम 1/4/2001 को दे रखी है 3 लाख रुपीज की। तो मैंने क्या कहा था, अगर 1/4/2001 के पहले की वैल्यू दे रखी है तो कॉस्ट इनकर्ड और 1/4/2001 की वैल्यू विच एवर इज क्या हायर, हायर कितना आ गया? 3 लाख। तो फिर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना आ गया? 3 लाख। क्या अब मैं इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकाल लूंगी? यस मैम, हम बिल्कुल निकाल लेंगे, जल्दी से निकाल के बताओ। तो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकालने के लिए, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकालने के लिए क्या करेंगे? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इनटू ट्रांसफरिंग ईयर इंडेक्स। क्या करूं? 1920 का निकाल लूं? नहीं नहीं मैम, कौन से ईयर में ट्रांसफर हो रहा है? 11-12 में ट्रांसफर हो रहा है शायद, है ना। कौन से ईयर में ट्रांसफर हो, जल्दी से बताओ कौन से ईयर में ट्रांसफर हो रहा है भाई? ऊपर क्वेश्चन में देखते कौन से ईयर में ट्रांसफर हो रहा है।
ही कन्वर्टेड स्टॉक इन ट्रेड। ओ 8-9 में हो रहा है बेटे, 8-9। अब 8-9 का जल्दी से इंडेक्स निकालो, 8-9 का आप अपनी टेबल में देखेंगे कितना होगा, 137 आएगा, मुझे याद है, आप देख लेंगे ना। तो इंटू 137 डिवाइडेड बाई कितना, कौन सी ईयर का, 1/4/2001 का इंडेक्स है ना, 100, कितना आ जाएगा बेटे, जल्दी से कंप्यूट करो, ये कितना आएगा, 3 लाख इंटू 37 डिवाइडेड बाई 100, 4,11,000। ठीक है, तो ये आ गया बेटे कितना, 4,11,000। ठीक है, तो ये मैंने लेस कर दिया बेटे किससे, 11 लाख से। $4,11,000, 6,89,000 है ना बेटे। ये क्या आ गया मैम, ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ गया, ये क्या आ गया, LTCG। ओके, ये तो हमारा LTCG आ गया। अब इस LTCG को क्या करें मैम, टैक्स दे दें क्या गवर्नमेंट को जाके, अभी नहीं, क्योंकि मैम अभी तो इस हाथ से इस हाथ में आया, मतलब कैपिटल एसेट को इन्वेंट्री में कन्वर्ट किया, लेकिन सेल हुई क्या, सेल नहीं हुई, होल्ड करेंगे, वेट करेंगे सेल होने का, क्योंकि जब सेल होगी तब टैक्स इम्पोज होगा। ठीक है, तो कौन से ईयर में सेल हुआ भाई, जल्दी से बताओ कौन से ईयर में सेल हुआ, यहाँ पे देखेंगे ना, सेल मार्केट वैल्यू दिस एंड सब्सिक्वेंटली हाफ ऑफ द स्टॉक वाज सोल्ड 1/10/2019, मतलब प्रीवियस ईयर में। चलिए सर आइए, तो प्रीवियस ईयर 20, ठीक है बेटा, इस ईयर में। अच्छा बेटे क्या हुआ, जल्दी से मुझे बताओ कि क्या पूरा गोल्ड सोल्ड आउट हो गया है क्या, नहीं मैम पूरा नहीं बिका है, अभी तो हाफ गोल्ड सोल्ड आउट हुआ ना, और अगर आधा बिका है तो फिर जल्दी से बताओ, जल्दी से आधा कितने में आधा बिका, मैम हमने आधा गोल्ड 6,50,000 में बेच दिया, 6,50,000 में मैंने आधा गोल्ड बेच दिया, तो यहाँ पे तो हम प्रॉफिट एंड PGBP याद आ रहा है, PGBP, तो हम क्या करते हैं, 6,89,000 है, तो 6 लाख कैपिटल गेन कितना बेटा, कितना आ गया, हम इसको थोड़ा शॉर्ट करते हैं, कितना आ गया, 6,89,000, हाफ गोल्ड सोल्ड आउट हुआ ना बेटा, तो अगर ये पूरा है तो डिवाइड बाई 2 कितना आ जाएगा बेटा, जल्दी से बताओ, डिवाइडेड बाई 2, 3,44,500, 3,44,500 का गोल्ड बेटा प्रीवियस ईयर 19-20 में टैक्सेबल होगा। ठीक है, अच्छा अब जरा इनकम अंडर द हेड PGBP निकाल लेते हैं, कितनी टैक्स लाइबिलिटी आएगी 19-20 में है ना, तो बिजनेस इनकम बेटा कितने में गोल्ड बिका है, 6,50,000 में बिक गया, 6,50,000 में बिक गया, तो 6 लाख सेल हुई है 6,50,000, बेटे हाफ ऑफ द इन्वेंट्री सोल्ड आउट ना, तो इन्वेंट्री टोटल इन्वेंट्री थी कितने की, 11 लाख की, आधी इसकी बिक गई ना, तो डिवाइड बाई 2 कितना आ जाएगा बेटे, 5,50,000। ठीक है, कितना आ गया इनकम, तो PGBP इनकम अंडर द हेड PGBP कितना आ गई बेटा, 1 लाख। ठीक है, तो टोटल इनकम टैक्सेबल कितनी होगी बेटा 19-20 में, कितनी होगी, 4,44,500, टोटल इनकम टैक्सेबल इन द ईयर 1920 कितना, 4,44,500, एंड
अब कौन से ईयर का करना है बेटा मुझे? प्रीवियस ईयर 20 एंड 21, ठीक है। बीस इक्कीस के लिए बेटा कितना? बेटा हाफ टोटल लॉन्ग LTCG कितना था? LTCG 6,89,000 था, है ना। डिवाइड बाय 2 किया था हमने, तो कितना आ गया था बेटा? 3,89,000, है ना। 3,89,000 आया था, है ना। देखना पड़ेगा कितना आया था। 6,89,000 डिवाइड बाई 2, 3,44,500। ये तो आ गया इनकम अंडर दैट कैपिटल गेन, है ना। और बेटा यहाँ पे देखो गोल्ड भी बिका था। कितने में बिका था गोल्ड? 2020 में, 20-21 में 7 लाख का, है ना। तो बिजनेस इनकम बेटा कितनी? सेल हुआ है गोल्ड 7 लाख का, लेस कर दो। इन्वेंट्री थी बेटे 11 लाख की, आधी तो पहले ही बिक गई थी, आधी अब बिक गई। आधी कितनी आएगी? 5,50,000 डिवाइड, ये कितना आ गया बेटा? 2 लाख, है ना। तो यहाँ पे इनकम गई, इनकम अंडर द हेड PGBP कितना आ गई बेटा? 2 लाख। तो ये 5,44,500, ठीक है। सुनिए, इस क्वेश्चन को 2 बार, कम से कम 2 बार प्रैक्टिस करिएगा, एक बार में नहीं आएगा। समझिए क्या कहा, अगर किसी भी कैपिटल एसेट को हम कन्वर्ट कर रहे हैं स्टॉक इन ट्रेड में, तो क्या वहाँ पे कैपिटल गेन राइज होगा? बिल्कुल। कैपिटल एसेट अगर कन्वर्ट कर रहे हैं स्टॉक इन ट्रेड में, तो स्टॉक इन ट्रेड का कन्वर्जन ट्रांसफर की कैटेगरी में आता है और कैपिटल गेन राइज होगा। कैसे कैपिटल गेन राइज होगा? जिस ईयर में कैपिटल एसेट को स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट कर रहे हैं, उस साल कैपिटल गेन को कंप्यूट कर लेंगे। और कैपिटल गेन की टैक्सेबिलिटी कब होगी? जल्दी से बताओ, कैपिटल गेन की टैक्सेबिलिटी कब होगी? कैपिटल गेन की टैक्सेबिलिटी होगी तब जब हमारी इन्वेंट्री बिकेगी, ठीक है। जब हमारा स्टॉक इन ट्रेड बिकेगा, जब जब बिकेगा, जितना जितना प्रपोर्शन बिकेगा, उसी प्रपोर्शन के हिसाब से हम क्या करेंगे? उसकी टैक्सेबिलिटी कराते रहेंगे, ठीक है सर। ओके, तो आज की क्लास में बस हम इतना ही कर रहे हैं ना, आज की क्लास में बस हम इतना ही कर रहे हैं। बाकी अब हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, कल, जो कि हमारी कल होगी क्लास, ठीक है। तो आज के लिए यहीं तक, खूब सारी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इस क्वेश्चन को कम से कम 2 से 3 बार आप लगा लीजिएगा अच्छे से। अगर कोई डाउट होते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। वैसे आप कोशिश करिए मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, ठीक है। तो मैं अच्छे से वो क्वेश्चन मेरे पास रहेंगे, मैं उनका रिप्लाई कर पाऊँगी, ठीक है। हो सकता है मैं आपकी कॉल ना रिसीव कर पाऊँ। अच्छा, तो पहली क्लास और दूसरी क्लास प्रॉपर रिवाइज करके फिर नेक्स्ट क्लास में आप लोग हमारे साथ मिलेंगे, ठीक है। तब तक के लिए टाटा और बाय बाय। लॉकडाउन चल रहा है ना, तो नियमों का पालन करेंगे, है ना। घर पे रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, खूब सारी पढ़ाई करेंगे, पॉजिटिव सोचेंगे, है ना। चलो ओके, टाटा और बाय बाय, लव यू।